बीबीसी राजस्थान के सभी दर्शकों को आपकी दोस्त हीना जैन और हेमंत पाठक राय की तरफ से बहुत 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 स्वागत और शुभकामनाएं। जी हाँ दोस्तों। सबसे पहले तो सभी दर्शकों को महिला दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, महिलाएं यानी कि जननी, जगत जननी, वो जो इस पूरी सृष्टि को जन्म देती है, तो महिला दिवस आज इन्हीं के नाम, क्योंकि हर दिन महिला कुछ न कुछ काम करती है। हर महिला, कभी भी उन्हें छुट्टी का दिन नहीं मिलता, लेकिन आज महिला दिवस के दिन हम इनकी बहुत सारी तरक्की को, इनके काम को सेलिब्रेट करते हैं। तो ऐसा ही दिन बीबीसी राजस्थान भी आपके साथ लेकर आया है, और हमारे क्षेत्र की कई सारी महिलाएं हैं जिन्हें हम अपने साथ लेकर आए हैं, और हमारी गेस्ट जो हैं वो हमारे साथ आ चुके हैं, और आज हम सभी मिलकर महिलाओं के दिवस को सेलिब्रेट करने वाले हैं। तो क्या कहना चाहेंगे आप हेमंत जी इस दिन के बारे में? हिना, जैसा कि हमारे शास्त्र कहते हैं, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी कि जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवताओं का वास होता है। और जो भी हमें चाहिए वो नारी के पास ही मिल सकता है। आप चाहे शास्त्रों के उदाहरण ले लें या हमारे देवी देवताओं के उदाहरण ले लें। आपको शक्ति चाहिए तो माँ दुर्गा के पास जाना पड़ेगा। जी बिल्कुल। आपको पैसा चाहिए तो माँ लक्ष्मी के पास जाना पड़ेगा। आपको बुद्धि चाहिए, शिक्षा चाहिए तो माँ सरस्वती के पास जाना पड़ेगा। और सारी सामर्थ्य जो है वो स्त्रियों को दी गई है। और इसलिए स्त्री को जो है वो ममता, प्रेम, सहन शक्ति उसका स्वरूप माना गया है। हमारी धरती को भी हम माँ कहते हैं, और क्योंकि वो बहुत कुछ सहन करती है। तो इस विशेष दिन पर जब आज हम महिलाओं की इस शक्ति को, सामर्थ्य को सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं, तो हमारे बीच में शहर की कुछ गणमान्य महिलाएं हैं जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में बहुत कुछ उपलब्धियां हासिल की हैं। जी। तो सबसे पहले तो हम परिचय से शुरू करते हैं। हम अपने गेस्ट का परिचय कराते हैं और लोगों को बताते हैं हम किन लोगों के साथ में हैं, और फिर जो है हम आगे की बात शुरू करते हैं। तो आप शुरू करें परिचय। जी बिल्कुल। तो सबसे पहले हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं रिया उपाध्याय, जो कि है सुरों की धनी, और बहुत ही सुरीली आवाज़ के साथ इन्होंने अपने जीवन में बहुत सारी उपलब्धियाँ हासिल की हैं। तो इनका हम हमारे शो में वेलकम करते हैं। आप संगीत में गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं। जी बिल्कुल। आपने संगीत में डॉक्टरेट भी कर रखा है। बहुत अच्छा गाती भी हैं, और बहुत अच्छा काम भी कर रही हैं आप। और इसके बाद हमारे साथ मौजूद हैं प्राची उपाध्याय, जो कि एक बहुत बेहतरीन कलाकार हैं, जो कि एक अदाकारा हैं, लेखक हैं, और भी बहुत कुछ इन्होंने अपनी ज़िंदगी में हासिल किया है। तो आपका भी बहुत-बहुत स्वागत है। बांसवाड़ा से बॉलीवुड तक का सफ़र आपने तय किया। बहुत ही संघर्षपूर्ण जीवन रहा है आपका। और आप राइटर भी हैं, अच्छी डायरेक्टर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं, अच्छी एक्टर भी हैं, और भी बहुत कुछ आपने उपलब्धियाँ हासिल की हैं। हमें आप पर गर्व है। बहुत-बहुत स्वागत है आपका बीबीसी राजस्थान के इस खास कार्यक्रम में। और इसके बाद शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी हमारे साथ एक और बहुत बड़ी हस्ती हमारे साथ मौजूद है, माया मैडम। तो आपका भी बहुत-बहुत स्वागत है मैम। माया सैमसन जी के बारे में बताऊं तो बहुत पुराना परिचय है हमारा। और आपने मूक बधिर विद्यालय में जो है बहुत बेहतरीन कार्य किया। जो मूक बधिर बच्चे थे उनके जीवन को सुधारने में, उनको जो है वो हुनरमंद बनाने में, ताकि वो स्वावलंबी बन सके, आपने बहुत अच्छा काम किया। उसके बाद में हमारे जो जिले के पीएम श्री स्कूल्स हैं, जो पूरे राजस्थान में कुछ 1700 के आसपास स्कूल हैं, और उसमें से बांसवाड़ा की जो प्रमुख स्कूल है उसमें आप जो है प्रिंसिपल रही। और अभी खुशी की बात है कि कुछ समय पहले ही आप जो है वो जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक के रूप में जो है वो पदोन्नत हुई है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है मैडम। प्लीज। डॉक्टर वनीता त्रिवेदी मैडम है हमारे साथ में, जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में प्रोजेक्ट मैनेजर हैं। और आप जो है स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं, और लगातार जो है वो महात्मा गांधी चिकित्सालय की देखरेख का काम भी आप देखती हैं। और स्वास्थ्य के क्षेत्र में लोगों को सुविधाएं मिल सकें उसके लिए आप बहुत बढ़िया काम कर रही है मैडम। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ। Please। और इसी के साथ हमारे साथ मौजूद हैं समाज सेवा का बहुत सारा काम करने वाली रोजी केडिया जी। तो आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। रोजी मैडम के बारे में क्या बताऊं। समाज सेवा के क्षेत्र में इन्होंने जो कार्य किए हैं, आप जो लावारिस बच्चे हैं, अनाथ बच्चे हैं, गरीब लोगों के लिए और भी बहुत सारे काम जो हैं वो आप करती रहती हैं। अब ये तो एक सूरज को दिया दिखाने वाली जैसी बात हो जाएगी। आपके कामों को अगर गिनाने लगूँ तो हमारे पास में लिस्ट कम हो जाएगी। तो मैडम, आपका एक बार बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। प्लीज़ वेलकम। और हमारे साथ मौजूद है शिक्षा के क्षेत्र में अपना बहुत बड़ा सहयोग देने वाली लता मैडम। आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। लता मैडम जो न्यू लुक स्कूल्स के डायरेक्टर्स में से एक हैं। आपने शुरुआत की शहर के महालक्ष्मी चौक पर एक छोटे से स्कूल के साथ में, और वहाँ से आज वो अपना एक पूरा शिक्षा का बहुत बड़ा स्कूल और कॉलेज का लंबा चौड़ा
खड़ा किया, आपने अपना पूरा एम्पायर जिसे कह सकते हैं, और आज हज़ारों बच्चों को जो है वो आप शिक्षा के क्षेत्र में जो है वो संबल प्रदान कर रहे हैं। आपका भी बहुत-बहुत स्वागत है मैडम। और साथ में हैं हमारे वनिता जोशी जी, जो आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़ी हुई हैं, और लोग कैसे अपने जीवन को जिएँ, तनाव मुक्त कैसे हों, तनाव से रहित होकर के अपना जीवन कैसे गुज़ारें, एक आपाधापी वाली ज़िंदगी में कैसे वो तनाव मुक्त रह सकते हैं, इसकी लेकर के आप जो है लगातार लोगों को प्रशिक्षण देती हैं, उन्हें योग के माध्यम से जो है वो स्वस्थ रहने के तरीके सिखाती हैं। आपका भी बहुत-बहुत स्वागत है। और हमारे साथ मौजूद हैं आज प्रीति शर्मा जी, जो कि जो भगवान की खूबसूरत सी बनाई हुई प्रकृति की महिलाएँ हैं, उन्हें और खूबसूरत करने का काम करती हैं। तो आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में मैम। और साथ में हमारे हैं बबीता जी, जी, बिल्कुल। और आप भी जो है वो समाज सेवा के क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं और लगातार समाज सेवा के क्षेत्र में काम करती हैं। बबीता चांडक मैडम, आपका भी बहुत-बहुत स्वागत है। और इसके साथ ही हमारे साथ मौजूद है संगीता मैम, आपका भी बहुत-बहुत स्वागत है मैम इस आप भी कार्यक्रम समाज में। सेवा क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं और लगातार लोगों के बीच में जो है वो असहाय लोगों की मदद करने का काम आप लोग करते रहते हैं। और हमारे साथ में है कीर्ति जी आचार्य, डॉक्टर बहुत-बहुत कीर्ति स्वागत है आचार्य, मैडम आपका। जो विप्र फाउंडेशन से शुरू हुई, आज करीब 3000 से अधिक महिलाओं का संगठन चलाती हैं, विप्र फाउंडेशन के नाम से। जिला अध्यक्ष रही लंबे समय तक, अभी प्रदेश महामंत्री हैं विप्र फाउंडेशन की, और विप्र और सर्व समाज की महिलाओं को साथ में लेकर के समाज सेवा के और बहुत सारे काम आप करती हैं। आपका भी बहुत-बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। तो दोस्तों, ये हैं हमारे सारे मेहमान जो आज यहाँ पर हैं महिला दिवस को सेलिब्रेट करने के लिए, और हम इस वक्त जहाँ पे हैं वो जगह है किंग बेकर्स। और ये किंग बेकर्स एंड बेवरेज का जो ये आप रॉफ टॉप देख रहे हैं, इस रॉफ टॉप पे जो है हम रूफ टॉप पे आज आए हैं यहाँ पे इस पूरे अवसर को सेलिब्रेट करने के लिए, जब हमारे साथ में ये सारे गेस्ट हैं। तो आइए शुरू करते हैं इनसे बातचीत, जानते हैं इनके सफ़र के बारे में और इनके जीवन के संघर्ष के बारे में, और करते हैं कुछ इंटरेस्टिंग और कुछ रोचक चीज़ें, और बनाते हैं इस कार्यक्रम को और भी आनंददायक। तो ही ना, हमारे साथ में मेहमान तो सब जुड़ चुके हैं जी, आज इस महिला दिवस को सेलिब्रेट करने के लिए। तो सबसे पहले तो हम इनसे बात करें, जी इनके बिल्कुल। जीवन के बारे में, क्यों इनकी संघर्ष की कहानी जानें, और यहाँ तक कैसे पहुँचे, क्या-क्या ये फेस करते हैं अपने पूरे दिन भर के शेड्यूल में, या अपने जो भी आप काम करते हैं, उनमें क्या महसूस करते हैं, उन्हें क्या तकलीफ़ें आती हैं, और कैसे यहाँ तक उन्होंने सफ़र तय किया, उसके बारे में आप भी पूछिए। जी, बिल्कुल। जैसा कि हमने कहा ही था, अलग-अलग क्षेत्र से सभी महिलाएँ हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, तो हर क्षेत्र की कहानी हम जानना चाहेंगे। यहाँ मौजूद हमारे हर गेस्ट, हर अतिथि की कहानी हम जानना चाहेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कीर्ति मैम से। मैम आपकी जी, बिल्कुल। आपके जीवन की कहानी, आपका स्ट्रगल हम जानना चाहते हैं। बचपन में मैं सरोदा में मेरा जन्म हुआ। मेरे फादर हिंदी लेक्चरर थे, अच्छे साहित्यकार थे, और उनकी प्रेरणा से ही मैं धीरे-धीरे मंच पे अच्छे से बोलने की एक प्रतिभा को निखारने का मुझे उन्होंने ही अ, एक मार्गदर्शन प्रस्तुत किया और यहाँ बांसवाड़ा शादी कराई। उसके बाद बच्चे स्ट्रगल करते-करते धीरे-धीरे एसटीसी से फिर करियर शुरू किया मैंने। तो ग्रेजुएशन, बीए, एमएड करी, फिर पीएचडी करी, और स्कूल और कॉलेज पढ़ाई, और इसके बाद आदरणीय योगी जी भाई साहब से हमारा मिलना हुआ। उन्होंने कहा कि महिलाएं सब कुछ कर सकती हैं। महिलाएं अपनी प्रतिभा को निखारने के लिए एक मंच आप तैयार करोगे तो बहुत सारी महिलाएं जुट जाएगी और एक कारवा हो बन जाएगा। तो विप्र फाउंडेशन एक अच्छा मंच मिला हमको, और उससे में हमको लगे कि नई नई प्रतिभाएं जो घर में चूल्हा चक्की संभाल रहे थे, वो महिला आगे आके आज हमारी साथ कंधे से कंधा मिलाकर मार्ग प्रशस्त कर रही है। क्योंकि पानी छोटा सा बुलबुला है जिंदगी, जीवन और मौत का सिलसिला है जिंदगी। जिंदगी ठहरने का नाम नहीं है दोस्तों, ठहर गए तो मौत का पैगाम है जिंदगी। और अभी मातृशक्ति के लिए महिला दिवस पर है, तो माँ का स्वरूप आपने बोला कि सृष्टि क्या की रचनाकार माँ ही है। तो माँ के लिए बस 4 पंक्तियाँ बोलूँगी मैं, टाइम ज़्यादा नहीं है लेकिन 4 पंक्तियाँ बोलूँगी कि माँ की भक्ति से बढ़कर कोई भावना नहीं होती। माँ की भक्ति से बढ़कर कोई भावना नहीं होती। इसकी शक्ति से बढ़कर कोई साधना नहीं होती। इसकी शक्ति से बढ़कर और कोई साधना नहीं होती। इसके जैसा आशीष दाता इस जहाँ में और कहाँ। माँ के जैसा आशीष दाता इस जहाँ में और कहाँ। सब तीर्थों से बढ़कर माँ है और प्रार्थना नहीं होती। सब तीर्थों से बढ़कर माँ है और प्रार्थना नहीं होती। मैं आज आज इस दिवस में सभी मातृशक्ति को चरण को कमल को प्रणाम करती हूँ, क्योंकि माता ही एक माँ ही एक ऐसी अम,
प्रस्तुत करती है, कि एक मार्ग प्रशस्त करती है, एक नई दिशा देती है बालक को, पूरे परिवार को, परिवार, समाज और राष्ट्र को एक नई दिशा की ओर उन्मुख करती है। सभी का आभार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद कीर्ति जी। और इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं और अब मैं संगीता जी से जानना चाहती हूँ उनके जीवन के सफर के बारे में। सबसे पहले तो सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ ही बीबीसी राजस्थान का बहुत बहुत आभार। इसके साथ ही प्रणय भैया जिन्होंने हमको यहाँ आमंत्रित किया, इनका भी बहुत बहुत आभार। अगर बात करें जिंदगी के सफर की, तो बहुत अच्छा सफर गुजरा, बचपन से लेके जवानी तक। और फिर शादी होके बांसवाड़ा आ गए। बांसवाड़ा आने के बाद जब बच्चे बड़े हो गए तो लगा कि जिंदगी को ऐसे तो नहीं खत्म कर सकते कि घर में काम किया, पार्टीज की और ये सब। फिर मैं धीरे धीरे अग्रवाल महिला मंडल से जुड़ी। मैं अग्रवाल हूँ, तो हम महिला मंडल से जुड़े। वहाँ जाके काफी लोग हमको बुलाते थे। जब मैं अग्रवाल महिला मंडल की अध्यक्ष बनी, तो काफी लोग हमको बुलाते थे, तो हम लोग सेवा के क्षेत्र में जाते थे। इसी बीच में कोरोना आ गया। कोरोना में हमें ये लगा कि बहुत ज्यादा जरूरत है जहाँ तक हम नहीं पहुंच पा रहे हैं। हम लोगों के लिए खिचड़ी दलिया ये सब बना के डिस्ट्रीब्यूट करते थे। उसी टाइम एक विचार आया मन में कि बहुत सारी ऐसी विधवा महिलाएं हैं जिनका परिवार नहीं है और थोड़े अच्छे घरों से हैं, तो वो घर पे जाके काम भी नहीं कर सकती दूसरों के, तो उनको कुछ ऐसी मदद करी जाए जो उनको आर्थिक संबल दे। तो सेतु फाउंडेशन के माध्यम से अब हम विधवा पेंशन चला रहे हैं और 60 महिलाएं हैं, जिसमें हमने 2 कैटेगरी बना रखी हैं। अगर एक विधवा के साथ एक बच्चा है तो हम 2000 रुपये पर मंथ उनको देते हैं। अगर फैमिली बड़ी है तो हम लोग 3000 रुपये देते हैं। और हमारा टारगेट है कि हम इसको और आगे बढ़ाएं। साथ ही बस, और प्रयास फाउंडेशन से जुड़ी हुई हूँ मैं, और अपना महिला मंडल तो है ही हमारा। तो ये ना बातचीत का सफर तो ऐसे ही चलता रहेगा। हमारे साथ में मेहमान और भी हैं, कुछ इंटरेस्टिंग हो जाए, कुछ फन हो जाए। जी बिल्कुल। तो आपके पास कुछ क्वेश्चन हो तो हम क्वेश्चन आवर करें पहले तो, और कुछ जीके का एग्जाम लें। हमारे बीच में जो है वो लोग आए हैं, तो कुछ हंसी मजाक भी हो जाए, कुछ इंटरेस्टिंग हो जाए। जी बिल्कुल। तो हमारी सभी महिलाएं मेरे ख्याल से तैयार हैं यहाँ पर। ज्यादा कुछ कठिन सवाल नहीं पूछे जाएंगे। तो पहले शुरुआत करते हैं पहले सवाल के साथ। तो मैं आप सभी से जानना चाहती हूँ, भारत की पहली महिला आईपीएस ऑफिसर कौन थी? हाथ खड़ा करना है आपको। किरण बेदी। जी बिल्कुल सही जवाब, किरण ये तो बेदी। सारे सवालों के जवाब एक साथ आ गए। एक साथ नहीं देना है आपको, जो हाथ खड़ा करना है, हम किसी एक के पास आएंगे जवाब लेने के लिए। हाँ, मतलब थोड़ा सा आप हैं, पहुंच गए हैं एक मुकाम पर, लेकिन स्टूडेंट बनना पड़ेगा आज आपको। तो आइए दूसरा सवाल मैं पूछता हूं आपसे। आपने बता दिया भारत की पहली आईपीएस कौन थी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि राजस्थान की पहली महिला विधायक कौन थी। एक हिंट दे देते हैं, जो कि बांसवाड़ा से ही थी। जो कि बांसवाड़ा से ही थी। रमीला जी सही है। चलिए कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ आपको। उनका नाम था यशोदा देवी, जो बांसवाड़ा से पहली विधायक थी और राजस्थान से भी पहली महिला विधायक थी। जी हाँ तो बिल्कुल। ये कुछ रोचक तथ्य हैं जो हमारे बीच में है। अगर मैं अगला सवाल पूछूं आपसे कि बांसवाड़ा की पहली आईपीएस एसपी कौन थी। बांसवाड़ा जिला बनने के बाद। चलिए इस सवाल को आप सोचते रहिए, हम आगे बढ़ते हैं। और आपको चलिए अगर जवाब अगला। आए तो बताइएगा। बस ये ध्यान रखें कि कोई अपना मोबाइल चेक ना करे। हाँ, अब गूगल नहीं करना है, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ और लोगों से, हिना, और उनसे जानते हैं उनके लाइफ के सफ़र के बारे में, उनके जीवन के बारे में। तो हमारे पास में सबसे पहले इधर रिया है। तो रिया, वैसे तो हमने आपके सफ़र को देखा है, लेकिन हम लोगों को बताना चाहें तो आप बताएं कहाँ से शुरुआत हुई, संगीत की तरफ आपका झुकाव कैसे हुआ, और कैसे आप इस मुकाम तक पहुँची हैं। वैसे तो हर दिन महिला का ही है, पर फिर भी आप लोगों को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। संगीत की तरफ झुकाव कहूँ तो बचपन से ही गाने का बहुत शौक था।
और मम्मी का ये स्ट्रिक्ट था कि कोई भी इवेंट आता है या फिर कोई भी स्कूल में कुछ भी आता है फंक्शन, तो आपको तो फर्स्ट गाना ही है। तो आवाज़ थोड़ी ठीक-ठाक थी तो मम्मी ऐसा बोलती थी कि नहीं आपको गाना पड़ेगा। फिर जब हुआ कि 2006 में जब मैं स्कूल में थी, तो एक स्टेट लेवल कॉम्पिटिशन हुआ था। वहाँ पर जो मेरी अभी भी गुरु हैं श्रीमती ज्योति पंड्या मैम, वो वहाँ पर ही शिक्षिका थी, तो उन्होंने मुझे एक गीत सिखाया था, बद्री बाबुल के अंगना जइयो। तो वो जब मैंने गाया तो स्टेट लेवल कॉम्पिटिशन में मैं फर्स्ट आई थी, और तब से सबने बोला कि तुम्हें तुम्हारा करियर जो है वो म्यूजिक में ही आगे बढ़ाना चाहिए, और मुझे भी ऐसा लगा कि नहीं, मुझे इसी में ही कुछ करना है तो इसी में ही करना है। वो तब से मैंने अपना पूरा जो ध्यान है, अपना जो कंसंट्रेशन है वो पूरा संगीत को ही दिया है। उसके बाद मैंने बीए किया, बीए के बाद मैंने एमए किया। एमए में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई थी कि हम लोग जब मैं हॉस्टल में थी तब मेरे पास हारमोनियम नहीं था। तो उस वक़्त ऐसा होता था कि संगीत तो आपको पता है साधना का विषय है, और हर एक आर्ट साधना का विषय है, बट वक़्त मेरे पास हारमोनियम नहीं था। तो मैं मुझे अच्छे से याद है कि मेरी जो रूममेट थी उसके पास हारमोनियम था, तो मैं उसे बोलती थी कि तुम प्रैक्टिस पहले कर लो और मैं फिर मतलब तुम्हें जितनी प्रैक्टिस करनी है तुम इतनी कर लो, और मैं फिर हमारा म्यूज़िक रूम अलग से था, तो मैं फिर आधी रात को या फिर मॉर्निंग में 3 बजे या फिर ऐसे उठकर प्रैक्टिस करूँगी, क्योंकि हम दोनों का सब्जेक्ट सेम था, तो ऑब्वियसली वो मुझे देती नहीं थी। तो ऐसे होता था कि वो फिर अपना प्रैक्टिस करती थी और मैं फिर स्पेशल उसके लिए कभी 2:30 बजे 3 बजे ऐसे उठकर और प्रैक्टिस करती थी, और इसी तरह बहुत मेहनत की और फिर गोल्ड मेडल हासिल किया मैंने। और बस वही संगीत चल ही रहा है अभी तक। फिर मैंने मेरे पापा एक एल्बम भी बनाया जो कि उसको खुद लिखा मैंने था, कंपोज भी मैंने किया था और गाया भी मैंने था, और अभी भी कुछ भजन तैयार है जो 1-2 महीने में आपके समक्ष आने वाले हैं। थैंक यू। तो बहुत अच्छी बात है, ये है रिया। और रिया, आप बैठ गई लेकिन आपको फिर से खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि हम ये वो गीत ज़रूर सुनना चाहेंगे जिसने आपके संगीत के सफ़र की शुरुआत की, और जिसको आपने बताया कि ज्योति मैडम ने सुन कर के आपको संगीत के लिए आगे बढ़ने की कोशिश की। तो 2 लाइनें उसकी हो जाएँ। अभी फ़िलहाल तो मुझे उसकी 2 लाइन मैं गा देती हूँ, बट उसके अलावा मैं और भी कुछ बिल्कुल, गीत वो भी गाऊँगी। सुनेंगे हम। हुँ, रे बदरी बाबुल के अंगना जइयो जइयो बरसियो कहियो कहियो कि हम है तोरी बिटिया के अखिया बिटिया की अखिया। बहुत-बहुत धन्यवाद। सामने वाले तो बजा ही रहे हैं, आप लोग भी बजा दीजिए ताली। रिया के लिए हमारे दर्शक तो बजा ही रहे हैं। तो ये थी रिया जो हमारे साथ थी, और इन्होंने बताया कैसे इनके संगीत के सफ़र की शुरुआत हुई। और जहाँ संगीत की बात आती है तो बॉलीवुड का नाम साथ में ही जुड़ जाता है, और उनके पास में ही बॉलीवुड भी बैठा हुआ है। तो हम जो है वो प्राची से बात, भाई हमारे बांसवाड़ा के लिए तो आप ही बॉलीवुड हो, क्योंकि हम लोग तो वहाँ तक पहुँच नहीं सकते। तो हम प्राची से बात करते हैं, प्राची से जानते हैं उनके जीवन का सफ़र। वैसे तो बीबीसी राजस्थान में आपने इनका इंटरव्यू देखा ही होगा, जिसमें हमने इनके पूरे सफ़र की बात की है। लेकिन प्राची, जो लोग नहीं देख पाए उनके लिए क्या कहना चाहेंगी आप? मैं क्या बताऊँ? जनरली सब लोग यही बोलते हैं कैसे सफ़र की शुरुआत हुई? भई बचपन से शौक था मुझे और एक दिन बस बस्ता उठाया और सपनों की नगरी में सपने पूरे करने के लिए चल दिए, बस मैंने भी ऐसे ही किया था। ऑल्दो उसके पहले बहुत कुछ किया था, पढ़ाई-वढ़ाई पूरी कंप्लीट की और कुछ टाइम जॉब भी किया। मैंने न्यू लुक स्कूल में भी जॉब किया एक दिन और फिर एक दिन डिसाइड किया कि अब बस रिज़ाइन करके चलेंगे सपने पूरे करने और वैसा ही किया। ठीक-ठाक हुआ सब कुछ। बट इतना आसान नहीं होता जितना बोलते हैं। सपने पूरे करने में बहुत मुश्किलें आती है और सबको आती ही हैं, कोई भी क्षेत्र से हो, आप सब भी जहाँ काम कर रहे होंगे, सबको कुछ ना कुछ मुश्किलें आती है, पर उन मुश्किलों को पार करने में एक बहुत ही मीठा सा सुकून होता है। मुझे लगता है कि आप सब लोग एग्री करेंगे। वो मीठा सा सुकून जब तक आपको नहीं मिलता, आपको काम करने में मज़ा ही नहीं आता है। बस वो जब तक मिलता रहेगा, तब तक काम चलता रहेगा। तो मुझे अभी तक तो वो नशा मिल रहा है, तो मेरा काम चल रहा है। तो क्या-क्या कर चुकी हैं आप अब तक? अभी तो बस मैंने शुरुआत ही की है। तो कुछ एक्टिंग जॉब्स मैंने की हैं जिसमें मैंने कुछ सीरियल्स किए हैं, एड्स किए हैं। एज़ अ लेखक मैंने जो काम किया उसमें काफ़ी शॉर्ट फ़िल्म्स बनाई है मैंने। बहुत लिखी हैं जो मैंने डायरेक्ट भी की हैं खुद, कुछ मिनी सीरीज़ भी लिखी हैं जो कि अवेलेबल है, जियो सिनेमा पे अवेलेबल है, ज़ी5 पे अवेलेबल है और यूट्यूब पर भी अवेलेबल है। बस यार कितना बताऊँ? तो बहुत-बहुत धन्यवाद आपका हमारे इस शो में आने के लिए।
और तो हाँ, आपकी कुछ कविता हो जाए जो आपने एक बार सुनाई भी थी हमें। मुझे देख कर पढ़नी पड़ेगी। देख लीजिए, लेकिन सवाल का जवाब नहीं ढूँढना है, हाँ जी। सवाल का जवाब नहीं ढूँढना है। नहीं, सवाल का जवाब मैं काम करती हूँ, पोएट्री नहीं बताती हूँ मैं कुछ और बताती हूँ। मैं कहानीकार भी हूँ और मुझे ऐसे ही कुछ छूट-मूट किस्से बताना बहुत पसंद है। तो मैं एक अभिनेत्री हूँ, तो मेरे साथ में हमेशा ये होता है कि जैसे ही मैं परिवार वगैरह में जाती हूँ और मैं बोलती हूँ कि मैं एक्टर हूँ, तो सब लोग मुझे एक पर्टिकुलर तरीके से देखते हैं। उसका एक छोटा-सा किस्सा है मेरे पास में। है ना? वक़्त है ना? अभी निकालना पड़ेगा, नहीं हो तो भी। तो दिवाली की बात है, कुछ साल 2 साल पहले की दिवाली की बात है और मेरे घर पे लक्ष्मी पूजा हो रही थी और सब लोग तैयार-वैयार होके लक्ष्मी पूजा के लिए बैठ गए थे। पंडित जी ने आरती का समय हो चुका था और बोला कि अब प्रसाद लाया जाए। तो पापा और मम्मी पूजा में बैठे हुए थे और मम्मी ने मेरी तरफ देख के बोला कि प्रसाद? मैंने कहा, "हाँ, प्रसाद।" हलवे का प्रसाद बनना था। तो मम्मी ने बोला, "अरे यार! हलवा तो बनाना ही भूल गई।" पंडित जी ने मम्मी को तो कुछ नहीं बोला कि आप हलवा बनाना कैसे भूल गए। उन्होंने मेरी तरफ देखा और कहते, आप तो फ्रूट ही ले आओ, आप क्या हलवा बनाओगे? मैंने कहा, एक मिनट, आपको कैसे पता कि मैं हलवा नहीं बना सकती? एक्सक्यूज़ मी। मैंने कहा, एक्सक्यूज मी, आपको कैसे पता मैं हलवा नहीं बना सकती? उन्होंने बोला, आप तो वो कहाँ आप बनाती हो, फिल्मों विल्मों में काम करते हो ना। मैंने कहा चलो अभी जवाब नहीं देते, मैं तो फटफट गई और अपना हलवा वलवा बना के आ गई। पंडित जी को तो यकीन नहीं, आंखें फटी की फटी रह गई उनकी। कह रहे इसने तो ना शक्कर नहीं डाला होगा, नमक ही डाल दिया होगा, ये कैसे हलवा बना सकती है। आरती वारती हो गई और मैंने भोग लगाया। मैंने कहा कि पंडित जी को देते हुए बोला कि अब तो भगवान ने ही भोग ले लिया, आप तो ले लो, शक्कर ही डाली है, मैंने नमक नहीं डाला है। तो उन्होंने हलवा का प्रसाद लिया और मुझे बोला कि आपको आता है हलवा बनाना? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। मैंने कहा क्यों नहीं हो रहा आपको यकीन कि मैं हलवा बना सकती हूँ? उन्होंने बोला यार आप फिल्मों विल्मों में काम करने वाली हो, आजकल की लड़कियां हो, आजकल की लड़कियां कहाँ हलवा बनाती है। मेरे दिमाग में बात अटक गई कि ये आजकल की लड़कियां हैं क्या, ये क्या दिक्कत हो रही है कि आजकल की लड़कियां हलवा नहीं बना सकती है। दिक्कत ये है कि उन्हें लगता है कि मैं एक अभिनेत्री हूँ और मैं किचन का काम नहीं जानती होंगी। और बात ये भी नहीं है कि मैं किचन का काम जानती हूँ या नहीं, लेकिन हमारा समाज ना औरतों को एक ढांचे में देखता है। घरेलू लड़की है तो घरेलू काम करना जानती होगी, ऑफिस ऑफिस वाली है तो घर और बाहर का थोड़ा थोड़ा दोनों जानती होगी, और कोई मेरे जैसा काम करने वाली तो किचन से तो बहुत दूर होगी। इस ढांचे में जो हमने अपनी औरतों को रख रखा है, ये गलत है। जो मन में आए वो करें। हाँ, ऑफ कोर्स खाना बनाना एक सेल्फ एफिशिएंट वर्क है जो आपको सबको आना चाहिए, चाहे लड़का हो या लड़की हो, लेकिन एक ढांचे में देखना वो गलत है। और हमें अपनी महिलाओं को उससे आगे देखना चाहिए, वरना महिला दिवस पे हलवा कैसा बनाती है ये तो हम जज करते ही रहेंगे। तो ये एक छोटा सा किस्सा है। तो मुझे लगता है कि इस हलवे की भी कहानी पे बहुत जल्दी एक शॉर्ट फ़िल्म आ सकती है। बिल्कुल आ सकती है। वैसे आप मुंबईया भाषा में उन्हें कह भी सकती थी, अता माजी सटकली। तो हमने प्राची से बात की और रिया से भी बात की, और दोनों जो हैं वो बांसवाड़ा की बेटियां आज बॉलीवुड में और सिंगिंग के क्षेत्र में अपना नाम कमा रही हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि है कन्या कनक जैसी कीमती कमाई तेरी, पुण्य उसे मानकर सारवार कीजिए। देवियों का रूप लेके आई है जो घर तेरे, उसको जहां का सारा लाड प्यार दीजिए। और जो द्रौपदी के चीर को चुराने आए चांडाल, तो अपनी भुजाएं फिर धार धार कीजिए। और खींच के तलवार तिखी खींच के प्रहार कर, और अपनी भुजाएं फिर धारदार कीजिए, अपनी भुजाएं फिर धारदार कीजिए। तो हिना, अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और गेस्ट हैं उनसे बात करते हैं, उनकी लाइफ के बारे में जानते हैं। तो आप शुरुआत करें। जी बिल्कुल। आइए अब बढ़ते हैं और जानते हैं प्रीति मैम से, जो कि स्किन एस्थेटिक है और बांसवाड़ा में बहुत अच्छा इनका काम है और बहुत अच्छा इनका नाम है। तो इस फील्ड में आपका सफ़र कहाँ से शुरू हुआ? कैसे शुरू हुआ? क्या अप्स एंड डाउन्स आपने देखे? हम जानना चाहेंगे आपकी जर्नी के बारे में। अ, मेरे अप्स एंड डाउन्स तो ठीक है, जीवन है, चलता रहेगा, है ना? मैं ऐसे मानती हूँ इस चीज़ को कि जीवन है, ये सब चलता रहेगा। बट जर्नी मेरी स्टार्ट हुई बांसवाड़ा में आके 2005 से। 2005 से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी। नॉर्मल ब्यूटिशियन के रूप में मैंने जर्नी अपना स्टार्ट किया था, और बट इंटरेस्ट मेरा मेकअप में कभी नहीं रहा। मेरा इंटरेस्ट हमेशा स्किन की तरफ रहा, थोड़ा साइंस और उसको समझना और सारी चीज़ों को जानना। एक होता है, ये सब्जेक्ट बहुत बड़ा है, लोगों को लगता है कि ब्यूटिशियन सिर्फ मेकअप करती हैं। ऐसा नहीं है। स्किन का काम बहुत बड़ा है, ट्रीटमेंट्स का काम बहुत बड़ा है, अभी ये फील्ड बहुत अपडेट हो गया है। तो मेरी स्टार्टिंग ब्यूटिशियन से हुई थी, बट इंटरेस्ट स्किन में था तो आगे अपडेट होते गए। एस्थेटिक का कोर्स किया और
चुनौतियाँ आती है, बच्चे छोटे थे, छोटी वाली बेटी साल 1.5 साल की थी तब मैंने स्टार्ट किया था और वो काम चलता रहा, धीरे-धीरे आगे बढ़े हम और मैं आपको बता दूँ कि हमारा बांसवाड़ा का पहला पानी का प्लांट भी था जिसे पावस एक्वा के नाम से जाना जाता है और वो आज भी चल रहा है। और मेरे सैलून का नाम सखी ब्यूटी एक्सपर्ट है, तो ये दोनों चीज़ें मैं ही सँभालती थी। ठीक है, पावस आज भी चल रहा है, अभी हमने किसी और को सरेंडर कर दिया है बट सखी मैं च सँभाल रही हूँ अभी भी। और उसके बाद में धीरे-धीरे ऐसा हुआ मेरी बेटी 8 साल की हुई, सब काम अच्छा चल रहा था बट उस समय वो बीमार हुई और उनको टाइप 1 डायबिटिक डायग्नोस हुआ। डॉक्टर बॉनी बेबी हैं, वो हमारी फैमिली के लिए हनुमान कह लीजिए, क्योंकि उन्होंने डायग्नोस किया था, किसी डॉक्टर को पता नहीं चल रहा था और 3 दिन से मैं अपने बच्चे को आइसक्रीम खिला रही थी। ठीक है? आज भी अच्छा नहीं लगता है बोल के, बट ऐसा हुआ मेरे साथ में, ठीक है? और उन्होंने डायग्नोस किया, उन्होंने बोला कि 2.5 घंटे का टाइम है, आप इनको बड़े स्टेशन पर ले जाइए, जहाँ भी ले जा सकते हैं, क्योंकि वो अनकॉन्शियस थी। तो लाइफ का ये पार्ट रहा और उस बीच में ऐसा भी हुआ कि मैं मेडिकल लाइन से बहुत ज़्यादा जुड़ गई, क्योंकि बच्ची को बहुत सारी जगह ले जाना पड़ता था। कभी बॉम्बे लेके जा रहे हैं, मतलब ऐसा होता है ना, परिस्थितियाँ ऐसी आती है कि आप उन लोगों पे भी विश्वास करते हो जो लॉजिकल नहीं है। इसी के बीच की एक बात बताती हूँ आपको कि बच्ची को लेके एक सिंपल एक सही इलाज की दिशा में हम लोग ऐसे ढूंढ रहे थे कि कुछ ऐसा हो जाए, क्योंकि उनको दिन में 4 टाइम इंजेक्शन लगना, ये सारी चीजें हो रही थी और एक मदर के लिए ये बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, तो हम एक किसी ने हमको बोला कि आप वहाँ जाइए और हम जस्ट लाइक हम ऐसे थे कि जो बोलता था वहाँ इलाज होगा आप चले जाइए, हम चले जाते थे और हम वहाँ पहुँच गए। गली में पहुंचे, हमारी गाड़ी रुकी और बहुत लंबी कतार लगी हुई थी। घरों के बाहर जो चबूतरियां होती है ना, छोटी छोटी, जो यहाँ क्या बोलते हैं उसको मुझे नहीं पता बट जी बोलते हैं, पेड़ियां बोलते हैं। पेड़ियों पर लोग लाल मिर्च लेके बैठे हुए थे, जस्ट लाइक मैंने देखा उतर के कि ये लाल मिर्च क्यों लेके बैठे हैं, वो उसके बीज निकाल रहे थे। ठीक है, हम पहुंचे, हमको भी एक थैली पकड़ाई कि इसके बीज निकालो। मुझे थोड़ा-सा ऐसा था, तब तक ऐसा हो गया था कि मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगी कि जिससे मेरे बच्चे को ऐसा लगे कि हम मेडिकल से हट के कुछ काम कर रहे हैं। तब तक दिमाग में ये बात तो थी हमारे कि हमको ऐसा कुछ काम नहीं करना है। बट हम पहुँचे, उन्होंने हमें थैली दी, मेरे हस्बैंड ने थैली ली और उसके बाद में उन्होंने एक ही सवाल उनसे किया कि ये मिर्ची का हम क्या करने वाले हैं? तो उन्होंने बोला ये मिर्ची के बीज से कोई दवाई बनाई जाएगी और वो आपकी बेटी को दी जाएगी। हमने वो थैली उनको पकड़ाई और हमने उनको बोला कि आपके जो प्रमुख है एक बार उनसे मिलवा दीजिए, हमारी बच्ची बहुत छोटी है। ठीक है, हम उनसे मिले वहां जाके, आप विश्वास नहीं करेंगे, उनको पता नहीं है डायबिटीज क्या है, शुगर क्या है, टाइप 1 क्या है, टाइप 2 क्या है, कुछ नहीं पता है लोगों को। पास में उनके एक प्रसाद रखा हुआ था जिसमें मीठे दाने थे। मीठे दानों को क्या बोलते हैं, सफेद वाले मखाने बोलते हैं यहाँ पे। उन्होंने हमारी बच्ची को मखाने दिए और बोला कि आप ठीक हो जाओगे। भाई वायरल थोड़ी है या कुछ, हवा थोड़ी है ऊपर की तुम्हारी नजरों में, हम तो वो भी नहीं मानते। तो बस वो आखिरी दिन था और उसके बाद मैंने सोच लिया कि सिर्फ और सिर्फ ये इंजेक्शन ही है जो उसके लिए अमृत है। और मैं सबको बोलूंगी, क्योंकि उस समय मेरी बेटी पहला पेशेंट थी पूरे बांसवाड़ा जोन का जो टाइप 1 डायबिटिक थी। ठीक है, मेरी जर्नी यहाँ रुकी, मेरी ब्यूटिशियन की जर्नी यहाँ रुक गई और जो अंदर एक दिमाग में था कि स्किन को लेके आगे बढ़ना है, पता नहीं ऊपर वाले ने सोच रखा था या तो जो भी था। फिर हम पूरा मेडिकल की लाइन में आगे गए और बच्ची को लेके हम बॉम्बे तक गए, सभी जगह जाते रहे हम लोग। वहां से जो जर्नी स्टार्ट हुई, उसका थेरेपी सेशन चल रहा है, उसका थोड़ा ऐसे भी था कि बच्चा थोड़ा ऐसे डिस्टर्ब हो जाता है ना कि मुझे क्यों इंजेक्शन लग रहे हैं दिन में 4 बार, ठीक है, मुझे क्यों मीठा खाने नहीं दिया जा रहा है। तो बहुत सारी चीजें रही, बट उस बीच में उनकी थेरेपी चलती रही और प्लस मेरा पढ़ाई का काम, ये दोनों चीजें चलती रही। तो मेकअप छोड़ के स्किन की लाइन में आई और आगे पढ़ाई किया। तो जहां तक मैं मानती हूँ कि हो सकता है ये मेरी बेटी की ही देन है कि हम आगे बढ़े इस फील्ड में, तो पॉजिटिवली लेती हूँ। तो ऐसा है कि हाँ, वो हुआ इसलिए मैं आगे गई, हो सकता है नहीं जाती है ना। तो जो भी रहा बहुत अच्छा रहा सफर और आज आप सब लोगों के सामने हूँ। सिंपल है, सिंपल सी लाइफ है, लेकिन हाँ,
एक लास्ट में एक बात कहूंगी, परिस्थितियां कभी अनुकूल नहीं होती, उन्हें अनुकूल बनाना पड़ता है, ठीक है। और अभी नई चीज कोरोना के बाद से एक निकल के आई है दिमाग में कि जिंदगी तो एक मूवी है, राइट। और मूवी के एक्टर तो आप ही हो, और आप अपनी एक्टिंग इतनी बढ़िया करो कि मूवी आपकी ब्लॉकबस्टर होनी चाहिए बस, ताकि साला आप जिंदगी में मरो तो ऐसे तो मरो ना कि हाँ यार हमने ये किया है, कितने उतार चढ़ाव है लेकिन अच्छे से जिया है जिंदगी को, ठीक है। और आपको और बता दूं कि मेरी बेटी मेरे ही साथ मेरे ही फील्ड में आज है, वो ही टाइप 1 डायबिटिक है, आज भी उनको 4 टाइम इंजेक्शन लगते हैं, बट वो बहुत पॉजिटिव है, मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, मेरे हस्बैंड का सपोर्ट हमेशा रहा है। तो हर दिन महिला दिवस है, और हर दिन को एक जंग की तरह हम लोग जीते हैं, क्योंकि हम महिलाओं का ही काम करते हैं। तो बहुत सारी कहानियां हमारे पास आती हैं दिन भर में, काफी सारी, ठीक है। और बढ़िया चल रहा है, और वो गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है सबसे कम उम्र की बच्ची जो मेकअप आर्टिस्ट है, ठीक है, उनके पास ये अवार्ड है, और बहुत-बहुत बढ़िया खुशी चल की रहा बात है। है प्रीति मैम। जी, आपने थैंक बहुत यू। अच्छी बात बताई और जी बहुत अच्छी कहानी सुनाई और शक्ति और संघर्ष और सामर्थ्य की यही जी कहानी होती है, जी जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देती है और ये हमें प्रेरणा महिलाओं से मिलती है। जी। तो हिना प्रीति मैडम ने बहुत अच्छी बात बताई। तो अब हम आगे चलें एक और गेस्ट से बात करें। जी बिल्कुल। और अब मैं बबीता जी से जानना चाहती हूँ उनकी कहानी। तो बबीता जी हमारे साथ हैं, जो कि होम बेकर हैं, जो कि घर में मिठास भेजती हैं, खुशियों में मिठास घोलती हैं। तो आपका ये सफ़र कहाँ से शुरू हुआ और ये ख़्याल आपके मन में पहली बार कब आया? आपकी कहानी हम जानना चाहते हैं, कब ये शुरू हुई और अब कहाँ तक आपकी कहानी पहुँची है? कहानी तो ये आई थिंक शादी के बाद से शुरू हुई होगी, बिकॉज जब मेरी शादी हुई तो मुझे चाय बनाना भी नहीं आता था। आई वॉज अ गर्ल हु डोंट नो हाउ टू मेक अ कप ऑफ टी, बट मदर इन लॉ बहुत अच्छी थी, उन्होंने बहुत अच्छा सिखाया। उसके बाद फिर हम लोग बांसवाड़ा शिफ्ट हुए, एंड उसके बाद मैं थी ज्वेलरी लाइन में, आई एम ए ज्वेलरी डिज़ाइनर। और फिर पता नहीं ज्वेलरी करते 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 देन अगेन कम टू माई पैशन बेकिंग में। बेकिंग का ख्याल आया, एक बार एक केक खाना था और केक इतना बुरा था कि वो खाया नहीं गया। फिर वहाँ से शुरू हुआ कि नहीं, डू समथिंग योरसेल्फ। और शायद एक ऊपर वाले की बड़ी कृपा है मेरे ऊपर, हाथ में स्वाद दिया है उसने। इट्स नॉट अबाउट जैसे रिया के गले में मिठास है ना, प्रभु ने मेरे को हाथ में दिया। तो बस वहाँ से जो एक सफ़र शुरू हुआ, स्टार्टिंग हुई। मैं यहाँ रोज़ी मैडम की का नाम लेना चाहूँगी। शी इज़ द वन जिन्होंने मुझे फर्स्ट ऑर्डर मेरा इनका था, मुझे प्रमोट करना इनका काम। वहाँ से शुरू हुआ, महीने के 2 या 3 केक, जिस महीने 4 आते थे तो आई वाज लाइक बल्ले बल्ले 4 केक आ गए। एंड धीरे 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 लोगों को समझ आने लगा कि क्या फ़र्क है एक बेक शॉप का और एक होममेड बेकरी का, क्या डिफरेंस है। आई कैन प्राउडली से ऑलमोस्ट यहाँ जितने हैं 80% मेरे कस्टमर हैं। तो और उसके बाद सपोर्ट, मुझे सबका बहुत सपोर्ट मिला। मतलब एवरीवन लाइक पुशिंग मी कि तुम आगे बढ़ो, मैं हाँ, एवरीवन। वो एक सफ़र चलता गया और आई थिंक आज थोड़ा बहुत नाम कमा लिया है। लोग जानते हैं मुझे मेरे नाम से, और इतना लोगों को भरोसा है कि बबीता जी के यहाँ से आ रहा है तो इट इज़ प्योर, जो बोल रही हैं वो दे रही हैं। एंड 5 या 6 स्लम एरिया की लेडीज़ हैं जिनको, जो मेरे साथ काम करती हैं, वो आर वर्किंग विथ मी एज ए हेल्पर। तो वो बड़ा सुकून मिलता है कि ऐसे लोगों के हाथ में महीने के एंड में कुछ अपने पैसे आते हैं। पता है, अपना पैसा ना बहुत आपको फुलफिल करता है। नो मैटर आपके हस्बैंड के पास कितना पैसा है, आपके पापा के पास कितना पैसा है, व्हेन यू अर्न योर ओन ना, वो बहुत सुकून देता है। प्राची ने बोला ना कि वो आनंद मिलना चाहिए, वो कमाई जब वो डजंट मैटर कि 5,000 आ रही है 500 आ रही है, वो जब आपके हाथ में आपकी अर्निंग मनी आती है ना, आप टॉप पे होते हो। वो जब वो लोग जब महीने के एंड में मेरे से लेके जाती हैं और जब वो फेस पे स्माइल आती है ना उनकी, मुझे लगता है हाँ मैंने कुछ कुछ किया है। बस
इतनी सी कहानी है, लोगों की लाइफ में थोड़ी बहुत मिठास घोलती रहती हूँ। थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम। हिना, इन सभी कहानियों के माध्यम से, इन सभी लोगों की कहानियों के माध्यम से हम सभी दर्शकों को भी यही बताना चाहते हैं कि ज़िंदगी में आत्मनिर्भर बनना बहुत ज़रूरी है। कई सारी महिलाएँ हैं जिनमें बहुत सारी काबिलियत है, लेकिन उन्हें मौका नहीं मिल पाता, सपोर्ट नहीं मिल पाता। आज का हमारा ये कार्यक्रम इसी पर आधारित है। हम ये सभी कहानियाँ इसीलिए लेकर आए हैं ताकि हम बहुत सारी लड़कियों को मोटिवेशन दे सकें कि ये कहानियाँ मौजूद हैं। ये कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। तो आइए ऐसी ही एक और कहानी हम जानते हैं। तो अभी कुछ देर पहले हमने एक सवाल पूछा था आपसे, बांसवाड़ा की पहली महिला पुलिस अधीक्षक कौन थी? तो मैं आपको बता दूं, उनका नाम था ऋचा तोमर, जो बांसवाड़ा की पहली महिला पुलिस अधीक्षक के रूप में आई थी। और बांसवाड़ा की पहली पुलिस कमिश्नर एस परिमला मैडम, जो बांसवाड़ा के संभाग बनने के बाद में पहली बार यहाँ थी और संभाग खत्म भी हो गया, तो वो चली गई है। फिर बांसवाड़ा कभी संभाग बनेगा और कभी कोई आएगा। तो ये हम लोग अभी चल रहे थे, बातें कर रहे हैं हम लोग आपस में। अभी हमने कुछ संघर्षों की कहानियां सुनी कि किस तरह से जो है वो एक होम मेकर महिला जो है वो ड्रीम मेकर बन जाती है, अपने सपने को पूरा करते करते कैसे संघर्षों से लड़ते हुए। और इसी कहानी को हम आगे बढ़ाते हैं और हम चलते हैं। हमारे बीच में दो महिलाएं ऐसी भी हैं जो अ, लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ी हुई हैं, और एक जो है वो अ, अपने स्वास्थ्य क्षेत्र में काम कर रही हैं और एक मेंटल स्वास्थ्य क्षेत्र में काम कर रही हैं। और एक का नाम है वनिता। वनिता यानी कि स्वयं स्त्री, औरत, नारी, जो अपना नाम वनिता रखती हैं। और एक है विनीता, जो विनीत हैं, नम्र हैं, विनम्र हैं। तो ये दोनों अपने यथा नाम तथा गुण रखती हैं। तो मैं सबसे पहले जो है वो विनीता, डॉक्टर विनीता मैडम के पास जाना चाहूँगा कि मैम आप बताएं कैसे शुरू हुआ आपके जीवन का सफ़र, कैसे स्वास्थ्य क्षेत्र में आई आप, और कैसे आप जो है वो आप अपने आप को एडजस्ट कर पा रही हैं इस पुरुष आधारित समाज में। गुड इवनिंग एवरीवन, एंड थैंक्स टू बीबीसी राजस्थान कि इंटरनेशनल वुमेंस डे पे आपने ये एक खूबसूरत सा इवेंट रखा है वुमेन्स के लिए जिन्होंने अलग अलग क्षेत्र में कुछ अचीव किया है। माई सेल्फ डॉक्टर वनीता, जैसा कि मेरा नाम का मीनिंग बताया, नारी, विमेन, अ कंप्लीट विमेन। वनीता नाम से एक मैगजीन भी निकलती है जो हेमा मालिनी जी निकालते हैं। तो सारी जो फीमेल्स हैं उनकी जो पूरी लाइफ है वो सच में एक बड़ी मैगजीन ही है। कुछ अच्छे कुछ बुरे किस्से उसमें समाहित हैं। तो जैसे मैंने अपना करियर की जो जर्नी शुरू की, तो मैं पहले एडुकेशन साइकोलॉजी में पीएचडी करके एज अ प्रोफेसर बीएड कॉलेज में पढ़ाती थी। उसके बाद मुझे लगा कि मुझे अपना एक एनजीओ बनाना चाहिए। मुझे लाइक माल न्यूट्रिशन पे, अनीमिया पे ऐसे काम करने का थोड़ा सा मेरा इंटरेस्ट था। और क्योंकि मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ, मैंने पीजी केमिस्ट्री से किया है और फिर उसके बाद मैं डाइवर्ट हो गई एजुकेशन के फील्ड में और साइकोलॉजी के फील्ड में। तो जब मैं पढ़ा रही थी तो मेरे दिमाग में आया कि मुझे अपना एनजीओ बनाना चाहिए। तो मैंने एमबीए किया और उसके बाद राजस्थान स्किल एंड लाइवलीहुड में मेरा अपॉइंटमेंट हुआ था एज अ डिस्ट्रिक्ट मैनेजर। और तब हमारे सीएम थे वसुंधरा राजे सिंधिया मैडम। उनका स्किल और लाइवलीहुड पे बहुत फोकस था और मुझे उस जॉब में बहुत ही एक्नॉलेज किया गया कि मैंने बांसवाड़ा में बहुत अच्छे स्किल सेंटर खोले थे। और केबी गुप्ता साहब और प्रकाश राज पुरोहित साहब तब कलेक्टर थे और उन्होंने बहुत एडमायर किया था कि यू आर वेरी सिंसियर टुवर्ड्स योर वर्क। तो मुझे कॉन्फिडेंस आने लगा कि मैंने जो डाइवर्ट किया है अपना करियर किसी की तरफ, किसी क्षेत्र में, तो ये मेरे लिए फ्रूटफुल है। मैं कुछ युवाओं के लिए कर पा रही हूँ। एंड देन मेडिकल फील्ड में मैंने इंटरव्यू दिया और मेरा उसमें सिलेक्शन हो गया। देन आई एम बिकम डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर इन एनएचएम। तो मैं एनएचएम में जुड़ी और मेरी खुशकिस्मती ये है
कि स्ट्रगल बहुत था मेरी लाइफ में। जब मैं स्टडी कर रही थी तब भी था, बिकॉज़ मेरे पेरेंट्स तलवाड़ा से हैं और वो दोनों वहीं जॉब करते थे और वहाँ पे साइंस नहीं था स्ट्रीम, तो मुझे तलवाड़ा से बांसवाड़ा अप डाउन करना पड़ता था। थ्रू आउट एमएससी केमिस्ट्री तक मैंने वहाँ पे अप डाउन किया वहाँ से, और मैं पढ़ने में ठीक थी, तो लाइक चल पड़ा मेरा पढ़ने का अच्छा था मामला, तो पेरेंट्स ने भी मोटिवेट किया और चल पड़ा, पर स्ट्रगल तो था। तो मुझे लाइक ये था कि मुझे मेडिकल फील्ड में भी एक्नॉलेज किया गया कि यस शी इज़ वेरी सिंसियर और शी इज़ वेरी हार्ड वर्किंग विमेन। और मुझे हमारे जो एमडी साहब हैं, नवीन जैन साहब उस वक्त थे, तो उन्होंने माल न्यूट्रिशन के लिए सीमैम प्रोग्राम चलाया था, कम्युनिटी बेस्ड मैनेजमेंट ऑफ एक्यूट माल न्यूट्रिशन। तो उसमें हमारे राजस्थान में जितने भी अर्बन एरिया के डीपीएम्स थे उनको इंचार्ज बना दिया कि आप लोग ये देखोगे। अब मेरा तो मन खुश हो गया कि मुझे कुछ माल न्यूट्रिशन को दूर करने के लिए हमारे रूरल एरिया में उन बच्चों के लिए काम करने का मौका मिल रहा है, तो मैं खुश थी। लेकिन मेरे पास रिसोर्सेस नहीं थे क्योंकि मैं न्यूली अपॉइंट हुई थी, कोई मुझे जानता भी नहीं था। और जैसा कि कुछ लोग आपको ऐसे मिलते हैं कि वो आपकी लेग पुलिंग करते हैं, बैक बाइटिंग करते हैं, सब कुछ है, लेकिन मुझे पता था कि आई एम गुड टुवर्ड्स माय वर्क, मैं सिंसियर हूँ, तो मैं कर लूँगी, सब कुछ फेस कर लूँगी। और मैंने किया और हमें उसमें काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला। करीब हमने 1300-1400 बच्चे स्क्रीन किए जो मालनरिश्ड थे 4 ब्लॉक्स में, और उन बच्चों को ठीक करने की तरफ हमारी यात्रा चल पड़ी थी। 6 महीने का प्रोग्राम था। डेवलपमेंट पार्टनर्स जो थे बड़े-बड़े, उन्होंने हमें किट अवेलेबल करवाया था जो बच्चों को हम प्रोवाइड कराते थे। एडीएनएस बोलते थे उसको, एनर्जी डेंस न्यूट्रिशन सप्लीमेंट। और उन बच्चों का माल न्यूट्रिशन दूर करने में हमने 6 महीने पूरी टीम ने, हमारे सीएमएचओ साहब के नेतृत्व में और आरसीएचओ साहब के नेतृत्व में हम सक्सेस हुए। और बांसवाड़ा को नाम मिला कि वहाँ कोई वनीता है एंड शी इज़ वेरी सिंसियर टुवर्ड्स वर्क, शी इज़ इंटेलिजेंट और ऐसा। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि चलो आपके काम को जब एक्नॉलेज किया जाता है तो आपको खुशी होती है, जाहिर सी बात है। एक तरफ तो मैं अपना काम कर रही थी और एक तरफ मेरी कुछ साइड बाय साइड मेरी बुराइयां भी चल रही थी, और सब जगह होता है, फैमिली में भी होता है, जॉब पर भी होता है, और सब जगह होता है। तो जब अगर आप जानते हैं कि आप सही हैं और आप अच्छा कर रहे हैं, तो मेरा सभी फीमेल्स को यही कहना रहेगा आपके माध्यम से कि अगर आप कुछ अच्छा कर रहे हैं तो आपको किसी भी तरह की बात से डरना या पीछे हटने की ज़रूरत नहीं होती है, आप करें। अब तब क्या हुआ कि फिर सीएम मैडम दोबारा वसुंधरा जी थे और उनका बांसवाड़ा दौरा होना था, तो प्रोटोकॉल ड्यूटी लगनी थी और किसी ऐसी महिला की खोज हो रही थी कि जो कि थोड़ी ठीक-ठाक इंटेलिजेंट हो, क्योंकि मैडम का बड़ा डिसिप्लिन वाला मामला रहता था। तो मेरा नाम सजेस्ट किया गया कि प्रोटोकॉल में इनकी ड्यूटी लगा दो। तब सडन ऑफ मुझे लोग जानने लगे कि हु इज़ शी? कौन है ये? तो इस तरह से मेरी ड्यूरिंग जॉब मेरी जर्नी रही। तो मुझे स्ट्रगल तो रहा, नो डाउट बहुत स्ट्रगल रहा। कहीं एक तरफ दिमाग में चलता था कि मैं क्विट कर दूँ, चली जाऊँ, कुछ और देख लूँ। लेकिन फिर मुझे किसी बहुत बड़े अधिकारी ने ये बोला कि अगर आपका कैंडिडेचर अच्छा है, अगर आपका कंडक्ट अच्छा है, तो आपको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, गो अहेड। तो वो समय था, वो मैंने गाँठ बाँध ली कि अपन गलत तो कुछ कर ही नहीं रहे, आप अपने उसमें लगे रहो। तो सीमैम प्रोग्राम खत्म हुआ, उसके बाद आईमैम प्रोग्राम आया, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ एक्यूट माल नरिशमेंट, जो रिमेनिंग 4 ब्लॉक में होना था। और मेरी जो एक्सपोज़र थी उस दौरान, सीमैम के दौरान, तो मुझे वापस उसका नोडल बनाया गया एंड लकीली हमने उसमें भी खूब अचीव किया, खूब अच्छा काम किया पूरी टीम ने, पूरे डिस्ट्रिक्ट ने। तो ये मेरा छोटा-सा जर्नी था। मैं अपने छोटे से बच्चे के साथ छींच मेरी शादी हुई है, मैं वहाँ से अप डाउन करती थी, मुझे बहुत छोटा-सा मानदेय मिलता था उस टाइम, इंसेंटिव मिलता था, लेकिन मेरे सपने थोड़े से बड़े थे। मुझे पता था कि मेरे अंदर पोटेंशियल है, तो मैं लगी रही और कुछ अच्छा कर पाई। और उसके बाद मुझे जब ये अवार्ड, विमेंस डे पे अवार्ड के लिए नॉमिनेशन आना था,
तो मैंने देखा मेरी प्रोफाइल फिट बैठती है, तो मैंने अप्लाई किया और ऑनरेबल सीएम साहब की तरफ से मुझे इंटरनेशनल वुमेन्स डे पे कैश प्राइज और पूरे स्टेट लेवल पर सेकंड इंडिविजुअल कैटेगरी में मुझे अवार्ड दिया गया। तो मुझे ये चीज़ें बहुत अच्छी मेरी मुझे मुझे स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। और कोविड के दौरान जहाँ सिर्फ 17 लोगों को कोविड मैनेजमेंट अच्छा करने का अवार्ड मिला था, उसमें उनमें से एक मैं थी। तो वहाँ पे डीएम सर थे, अंकित सर, उन्होंने बोला कि आपने यू हैव डन अ गुड जॉब। जब सिटी में बहुत सारे कोविड के मरीज निकल रहे थे, तो हमने घर घर पे वो किट पहुंचाए थे, जो क्योंकि उस टाइम रिपोर्ट्स लेट आती थी, लैब की रिपोर्ट्स लेट आती थी, तो हमने कहा स्प्रेड ना हो जाए। 5 दिन में चार चार 5-5 दिन में रिपोर्ट्स आती थी। तो वो आइडिया मेरा था और वो ऑल ओवर राजस्थान में सराहा गया कि इट इज़ अ वेरी गुड आइडिया, कि आप इंतज़ार नहीं कर सकते कि कब रिपोर्ट आएगी, तब तक उसको स्प्रेड हो जाएगा। तो वो किट बना के हमने स्टूडेंट जो थे बीएससी वाले बच्चे, उनके साथ वो किट बनवाए और घर-घर में बाँटे। और रेड कैप रेड बैच एक हमने टीम बनाई थी, वो भी इनोवेशन मेरा था। तो इस तरह के इनोवेशंस दिमाग में आते गए और प्रशासन की मदद से और हमारे स्वास्थ्य विभाग की मदद से हमने बहुत अच्छा किया। तो ये मेरी छोटी-सी जर्नी है। और संदेश ये है मेरा कि आप कोमल हो सकते हैं लेकिन कमज़ोर नहीं हैं, क्योंकि शक्ति का नाम ही नारी है। तो आपको आगे बढ़ते रहना चाहिए, जिस भी एरिया में आपको इंटरेस्ट है उसमें आगे बढ़ना चाहिए। जहाँ पे पुरुष सहयोगी हो सकते हैं, कुछ महिलाएं भी आपकी बैक बाइटिंग करती हैं, लेग पुलिंग करती हैं, कुछ महिलाएं भी ऐसी हो सकती हैं और कुछ पुरुष भी आपके सहयोगी हो सकते हैं। अगर आप किसी डिपार्टमेंट में काम करती हैं तो कलीग में दोनों मिक्स मिक्स लोग होते हैं, पर आपको अगर आप सही हैं तो अपने रास्ते पे आगे बढ़ना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थी डॉक्टर वनिता त्रिवेदी जिनसे हम बात कर रहे थे, और आपने बताई अपनी लाइफ जर्नी के बारे में। और इसी तरह से एक महिला एक अच्छे समाज का निर्माण करती है। और तब मैं कहता हूँ कि पुरुषों के पौरुष ने मान तो बढ़ाया, पर सबका बनाती हैं ये खानदान बेटियां। कि पुरुषों के पौरुष ने मान तो बढ़ाया, पर सबका बनाती हैं ये खानदान बेटियां। यशोदा कौशल्या हो या पन्नाधाय जैसी माता, शौर्य में भवानी जैसी भगवान बेटियां। और वीणा पाणी सुरदाई, वैभव में कमला है, झांसी वाली रानी जैसी है महान बेटियां। और हैं वहीं पे ईश्वर जहाँ खेलती है खिल खिल, सब घर की है ये मान शान बेटियां, सब घर की है ये मान शान बेटियां। तो आज हम इस महिला दिवस को सेलिब्रेट करने के लिए आज यहाँ हैं, और हम सुन रहे हैं उन महिलाओं की कहानियां जिन्होंने अपने जीवन में संघर्षों के साथ आगे बढ़ करके और सफलता के मुकाम हासिल किए। तो हमने अभी वनिता मैडम को सुना, अब विनीता मैडम के पास चलते हैं और विनीता मैडम से जानते हैं कि उनकी सफलता की क्या कहानी है। तो विनीता जी बताइए, कहाँ से शुरुआत हुई आपकी और कैसे जो है वो आप इस क्षेत्र में आगे बढ़ी, आर्ट ऑफ लिविंग से कैसे जुड़ी, क्या बदलाव आया इससे आपके जीवन में, और अब आप लोगों के जीवन में इसके माध्यम से कैसे बदलाव ला रही हैं? थैंक यू भैया, आप सभी का धन्यवाद और स्पेशली बीबीसी चैनल का, जो हमारे प्रोग्राम्स को हमेशा दिखाते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद उनके लिए। मेरी जर्नी 2003 से, जनरली जैसे होता है 18 साल की उम्र में शादी हो गई थी और बहुत जल्दी मतलब 21 साल तक की एज में दोनों बच्चे भी हो गए। बच्चे होने के बाद में जीवन में मतलब मुझे ऐसा लगता था कि मेरा अपना खुद का वजूद क्या है। तो मैंने जब छोटा बेटा नर्सरी में आया, तब से मैंने स्कूल स्टार्ट किया और मैम के साथ में न्यू लुक स्कूल में अभी भी मैं कोठारी हवेली में प्रिंसिपल की पोस्ट पर हूँ। और साथ ही मैं एक फिलोसॉफी मेरा प्रिय सब्जेक्ट भी था। तो मुझे ऐसा लगता था जीवन में सिर्फ इन्हीं के लिए हम पैदा तो नहीं हुए, है ना? तो कुछ चीजें ऐसी भी होती है जिनके जीवन में हम परिवर्तन ला सके। तो मैं आर्ट ऑफ लिविंग संस्था से जुड़ी और काफी लोगों के जीवन में परिवर्तन देखा और फिर मैं इस जर्नी को मैंने आगे बढ़ाया। अभी 2003 से मैं लगभग जुड़ी हुई हूँ इस संस्था से और बहुत सारे लोगों ने मुझसे भी कोर्स किया है। अभी 2021 में मैं यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर भी आर्ट ऑफ लिविंग की तरफ से चुनी गई हूँ बांसवाड़ा में। और
बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके जीवन में परेशानियां हैं। देखिए जीवन में होता क्या है कि फिजिकल तो आप दवाइयाँ लेकर के स्ट्रेस को दूर कर सकते हैं, लेकिन मेंटल स्ट्रेस को आप कैसे दूर करेंगे? तो मेंटल स्ट्रेस को दूर हम आर्ट ऑफ लिविंग के माध्यम से मेडिटेशन की क्लासेस लेते हैं। और मैंने कारागृह जेल में जाकर के लगभग 4 से 5 कोर्सेज किए, जहाँ पर कैदियों को इतना रिलीफ हुआ। और सबसे अच्छी बात मेरे जीवन में ये मुझे लगी कि मैंने उनके जीवन में जब परिवर्तन किया, वो बाहर आकर के मुझसे मिले, तो मुझे लगा कि अपना जीवन साकार है। अगर आप किसी के जीवन में परिवर्तन ले आते हैं तो बहुत बड़ी बात होती है ना? भूखे को अगर रोटी दोगे तो एक दिन खा करके शाम को वापस भूखा। किसी को कपड़ा दान किया तो 1 साल भर तक उसका कपड़ा चल जाएगा। लेकिन अगर किसी को ज्ञान दान दान में दिया, तो वो आपकी 1 पीढ़ी नहीं, लगभग 2 से 3 पीढ़ी को वो निहारते हैं। मेरे साथ में कई लोग अभी जो यहाँ पर बैठे हैं, वो भी आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़े हुए हैं। रोज़ी मैडम है, हेमांग भैया है, सुभाष भैया है, प्रीति जी है, मैम है। तो काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं और आगे ये सफ़र ऐसे ही जारी रहेगा। अभी हम लोग कारागृह में तो मैं काम कर ही रही हूँ। इसके अलावा मेरे आसपास के जो क्षेत्र है, गाँव में भी रूरल हैप्पीनेस प्रोग्राम भी चल रहे हैं, जिसमें सागड़ोत, इटावा, करजी, है ना, बागीदोरा, ये सारे गाँव भी कवरेज हो चुके हैं और काफ़ी लोग बहुत खुश हैं इस चीज़ से। बैंगलोर वहाँ से भी अभी हम लोग मैं जाकर के आई हूँ। गुरुदेव का आशीर्वाद मिला है और नेक्स्ट मंथ हम लोग डूंगरपुर को कवरेज कर रहे हैं पूरा, है ना? तो आप सभी लोगों का सहयोग भी है। और स महिला दिवस पे मैं यही कहना चाहूँगी कि एक छोटा-सा गीत प्रस्तुत कर रही हूँ। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, उन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियाँ तो कर उसका खैर मकदम, तभी तो खुदा ने तुझे ही गढ़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, उन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। थैंक यू सो मच। आइए दोस्तों बढ़ते हैं आगे और अब जानते हैं उनकी कहानी, जिनकी कहानी से हमारे इस बांसवाड़ा क्षेत्र के कई सारे लोग इंस्पायर हैं। तो अब बात करते हैं लता मैम से, जो कि शिक्षा के क्षेत्र में अपना बहुत बड़ा योगदान दे चुकी हैं। तो मैम, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आपके जीवन का सफ़र कहाँ से शुरू हुआ? शिक्षा के क्षेत्र में जो ये आपका योगदान है, वो योगदान की शुरुआत कहाँ से हुई? हेलो 1978 में मैं बांसवाड़ा आई थी। छोटी बेटी थी 1 साल की। हमारे हस्बैंड तब एमआर का काम करते थे। तब बांसवाड़ा और आज के बांसवाड़ा में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। मैं जोधपुर से आई थी, तो वहाँ से थोड़ा कंपैरिजन करती थी तो लगता था कि क्या करना। तो शायद मेरे हस्बैंड का इरादा था कि इनको कोई नौकरी में या ऐसा कुछ लगा लेना चाहिए, नहीं तो इनका मन नहीं लगेगा यहाँ। तो लेक्चररशिप में हुआ था, पर बच्चे छोटे थे, एक होने वाला था, दूसरा छोटा था, तो उनके साथ जाना, और हस्बैंड तो एमआर थे तो बाहर जाते आते थे, तो मुश्किल था। तो उन्हीं का आइडिया था कि स्कूल खोल दें हवेली से, क्योंकि हवेली में उस टाइम हमारे पास 52 रूम थे, तो जगह थी, रूम थे, तो स्कूल खोलना उनका एक आइडिया था। तो रात को सोचा, सुबह स्कूल खोल दिया। उस टाइम 2 ही स्कूल थी, विद्या मंदिर और एक राजेंद्र बाल मंदिर। आइडिया नहीं था लोगों को कि प्राइवेट स्कूल कैसी होती है, क्योंकि जब हमने खोला तो पूरी तैयारी से खोला था। इंग्लिश मीडियम स्कूल, उसमें डायरी भी होगी, नोटबुक भी होगी, यूनिफॉर्म भी होगी। तो पेरेंट्स को ठीक नहीं लग रहा था कि डायरी क्यों चाहिए, नर्सरी केजी के बच्चे को तो स्लेट पेन से ही लिख दे। उस टाइम का जो पेरेंट्स था उनका ये ऐसा, थोड़ी मुश्किल आई, पर बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिला। हमने शुरू करा। तकलीफ तो आती है, दो छोटे छोटे बच्चों के साथ, एक तो मेरे होने वाला था और एक साथ में था। 9 मंथ हमने स्कूल ऐसे कंटिन्यू काम किया। जब एक जोश होता है तो तकलीफ सब कहीं चली जाती है, पता ही नहीं चलता है। कि शायद मेरा 2nd मंथ था और मैंने स्कूल शुरू किया। 9th मंथ का जैसे डॉक्टर ने डेट थी कि 3 दिन मतलब
अब आपके 10-12 दिन बाद बच्चा होगा। मैं 10 दिन पहले यहाँ बस से जोधपुर गई, बच्चा हुआ और वापस 30 दिन बाद आ गई स्कूल, क्योंकि स्कूल थी, पहला साल था। लोग कहते बच्चा होता है तो दर्द होता है, हिलता है, और हम इतने काम में मस्त थे कि पता ही नहीं चला बच्चा हिलता भी है घूमता भी है। जब काम करो तो इंसान को कुछ पता नहीं चलता है ये सब चीजें। पूरे मन से काम करो, लगन से काम करो, तो ये सब तकलीफें हमें महसूस नहीं, तकलीफ तो आएगी। छोटे बच्चे थे तब इतनी सुविधाएं भी नहीं थी हमारे पास जो आज हम अफोर्ड कर पा रहे हैं। पर सब एक तरफ रख के वही था कि 18 घंटे काम करते थे। बच्चे जैसे आज हम अपने पोते पोती पाल रहे हैं वैसे नहीं पाले थे, तकलीफ से पाले थे। पर ठीक है, अच्छा लग रहा था, रेस्पॉन्स बहुत अच्छा आ रहा था। धीरे धीरे हम लोग उस वक्त एक साइकिल रिक्शा से बच्चे आते थे, हमने एक साइकिल रिक्शा किया था कि साइकिल रिक्शा से एक आदमी लाता था बच्चों को सबको स्कूल। फिर धीरे धीरे गाड़ी ली, एक मुश्किल से गाड़ी खरीदी। फिर हमने यहाँ जगह कम पड़ने लग गई, लोधा स्कूल शिफ्ट किया। उस वक्त तो लोधा बिल्कुल जंगल था, आसपास कुछ था ही नहीं। हमने सोचा बच्चे वहाँ भेजेंगे भी नहीं या पेरेंट्स, पर लोधा स्कूल शिफ्ट किया। पर सब लोगों का, उस वक्त का जो प्रशासन था उस टाइम का, उनका बहुत सहयोग रहा। शायद कोठारी साहब का नेचर बहुत अच्छा है इससे लोग अभी भी डिफरेंस करते हैं कि तो उससे काम तो अच्छा हो गया। टीचर्स वगैरह हमें कभी प्रॉब्लम नहीं। उस वक्त माही का काम बहुत था, तो माही कॉलोनी के टीचर्स, डॉक्टर्स की वाइफ, ये वगैरह बहुत अच्छा स्टाफ मिलता था जो बहुत मेहनत करके बच्चों को पढ़ाता था। मतलब हमारा पूरा ध्येय होता था कि बच्चों को अच्छे से पढ़ाएं, जितना ले रहे हैं उससे ज्यादा दें। तो पेरेंट्स खुश थे, हम भी बच्चों की प्रोग्रेस देख के खुश थे। मतलब आज से 40 साल पहले हम कंप्यूटर एजुकेशन लाए थे, जबकि यहाँ टीचर्स ही नहीं मिलते थे, हैदराबाद से टीचर्स लेके आए थे। तो नई से नई एजुकेशन दें, डिसिप्लिन दें। डिसिप्लिन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते थे। मेरा एक ही रहता था पक्ष कि बच्चा पढ़े नहीं पढ़े, पर डिसिप्लिन टीचर्स में भी हो, बच्चों में भी हो। मतलब मेरे यहाँ ड्राइवर, पियोन, वो भी कोई गुटखा वुटखा ये सब गलत चीज़ें यूज नहीं कर सकता, क्योंकि अगर देखेगा तो बच्चा सीखेगा। तो पढ़ाई के साथ साथ ये सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान देती थी मैं। और अभी भी हमारा स्टाफ, ड्राइवर्स, पियोन बहुत अच्छे हैं। मैं सोचती हूँ अगर न्यू लुक का टीचर, कहीं भी और स्कूलों को वेट रहती है कि न्यू लुक का टीचर हमारे यहाँ आ जाए, न्यू लुक का ड्राइवर हमारे यहाँ आ जाए, क्योंकि एक तो काम करने की आदत है हमारे यहाँ सब लोगों की, और टीम वर्क है, और हम फैमिली जैसे पूरी स्कूल को एक फैमिली मानते हैं। कभी ये नहीं मानता कि अगर उनको तकलीफ है तो हमारे दिल में भी दर्द होता है कि क्या प्रॉब्लम है, पता करें टीचर्स को क्या प्रॉब्लम। बच्चे, पेरेंट्स, उनके लिए भी एक बराबर, पेरेंट्स आते हैं तो भी बराबर बच्चे की कोई प्रॉब्लम है तो पता करो, अगर सही है तो अपन सुधार लें, जहाँ तक कोशिश करें। तो वैसे मेरे हस्बैंड का बहुत ज़्यादा सहयोग रहा शुरू से ही। बाहर के काम वो ही देखते हैं, मैं तो अंदर का अपना मैनेजमेंट, कोई स्कूल और घर ये दो ही काम कर सकती हूँ इसलिए मेरा थोड़ा सोशल कम हूँ मैं, लोगों से मिलना जुलना, क्योंकि स्कूल में बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ता है और अभी भी मेहनत करनी पड़ती है। स्कूल के अलावा भी मुझे और फार्मिंग है, पशुपालन है, इन सब चीज़ों का बहुत शौक है। थोड़ा सा आध्यात्मिक हूँ तो उसमें भी टाइम देना पड़ता है। तो मैं सोचती हूँ कैसे टीचर्स, मतलब आप लोग घर का काम के बाद भी इतना मिलना जुलना बाहर कर लेते हैं, बहुत बड़ी बात है। हमारे बच्चे जो पढ़ के, बांसवाड़ा के बच्चे जो पढ़ के बाहर गए हैं वो बहुत टॉपर रहे हैं। मतलब एक बांसवाड़ा के लिए गौरव की बात है। लोग सोचते छोटी जगह बच्चे पढ़ नहीं सकते, पर मैंने देखा है बांसवाड़ा से बच्चे जो पढ़ के गए वो अपने अपने क्षेत्र में बहुत अच्छी जगह है। मेरी लड़की जब धारवाड़ गई तो जो मेडिकल की डॉक्टर है, तो मेडिकल की जितनी ब्रांच है वो सब टॉप, सब में वो टॉपर रही। मतलब आप सोचिए, तो ऐसे ही और बहुत सारे बच्चे हैं। आज 3-4 हजार बच्चे तो हमारे लिस्ट में हैं, जो अच्छी, मतलब एक हेड की पोस्ट पे हर जगह। तो बांसवाड़ा के बच्चों में बहुत टैलेंट है। बस उनको अगर ऐसी चीजें हम देते रहें तो हो सकता है कि बहुत अच्छा होगा। बाकी प्रॉब्लम सही, ठीक, थैंक यू। थैंक यू सो मच लता मैम।
और जितनी भी कहानियां हम सभी ने यहाँ पर सुनी, उन सभी कहानियों में एक बात कॉमन है कि ये सभी महिलाएं तभी कुछ कर पाई, तभी आगे बढ़ पाई जब इन्हें सपोर्ट मिला, योगदान मिला। यानी कि बिना सपोर्ट के हर महिला के लिए कुछ भी कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जितने भी दर्शक हमें देख रहे हैं, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम सभी को यही मैसेज देना चाहते हैं कि जब तक महिलाओं को उनके पति का, बच्चों का, सास ससुर का, परिवार का सपोर्ट नहीं मिल सकता, उनके काम को समझा नहीं जा सकता, तब तक वो आगे नहीं बढ़ सकती। क्योंकि टैलेंट और योग्यता हर किसी इंसान में है, लेकिन जरूरत है उन्हें सपोर्ट करने के लिए। सही कहा हिना आपने, क्योंकि क्या है ना कि ताली एक हाथ से नहीं बज सकती। और इन संघर्षों की कहानी में एक सीख भी है कि अगर आपने ठान लिया तो फिर दुनिया ने जान लिया कि आप कौन हो। तो सबसे बड़ी बात ये है कि आपको सबसे पहले खुद को अंदर से ये तैयार करना होगा कि हमें कुछ करना है। और जब आप अपने आत्मविश्वास से लबरेज होंगे तो आपका सहयोग करने वाले हजारों आपको मिल जाएंगे। जी तो हम बिल्कुल। आगे चलें। जी बिल्कुल। आइए जानते हैं ऐसी एक और दिलचस्प कहानी, एक और दिलचस्प से इंसान के साथ, जो हमेशा हँसती मुस्कुराती रहती हैं, सबको हँसाती रहती हैं और समाज में अपना बहुत बड़ा योगदान देती है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ रोज़ी केडिया जी के बारे में। तो मैम, मैं आपसे जानना चाहती हूँ आपकी प्यारी सी मुस्कान का राज़, और इसी मुस्कान के साथ आपका जीवन कैसे शुरू हुआ? समाज सेवा में आप कैसे आई? आपकी कहानी हम जानना चाहते हैं। सबसे पहले तो मैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे सभी को बहुत-बहुत बधाई देना चाहती हूँ। और मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मैं पंजाब लुधियाना से हूँ, जो कि बहुत लाउड है। और पिछले 39 साल से मैं यहाँ रह रही हूँ और सामाजिक कार्यों में काम कर रही हूँ। और मैं जब पंजाब से शादी होके आई तो बहुत आराम परस्त एकदम। और यहाँ इतना सन्नाटा, मुझे सन्नाटे में नींद नहीं आती थी। शोरगुल हो, फैक्ट्री हो, जनरेटर चले, मुझे उन सब की याद आती थी। शुरू-शुरू में तो मैं आपको बताऊँ, मैं मिक्सी चला के सोया करती थी। मैंने कहा मिक्सी चला दो, मुझे नींद आएगी। लेकिन इसके बाद आते ही 6 महीने बाद मैं एक महिला का ज़िक्र करना चाहूँगी, निर्मला उपाध्याय। वो मेरी ज़िंदगी में आई और उन्होंने मेरी ज़िंदगी में एक ठहराव जिसको कहते हैं, वो दिया। और उसके कारण ही आज मैं यहाँ बैठी हूँ। आज मैं उनको भूलना नहीं चाहती और उनको नमन करना चाहती हूँ, वो स्वर्ग में हैं। और इस तरह से तो धीरे-धीरे करके सामाजिक क्षेत्र में मैं आई। मैं खाना खा के अपनी थाली ऐसे सरका देती थी। उन्होंने मुझे दोपहर की जो नींद है ना मेरी, दोपहर की नींद है, उन्होंने छुड़ाई। ज़िंदगी में कभी मुझे पसीना नहीं आया था, मुझे पता नहीं था पसीना क्या होता है। वो मुझे दोपहर को ले जाती थी रसीद कटवाने के लिए। और हमें लोग क्या कहते थे, वो देखिए रसीद वाली आंटी आ गई। मेरा कुछ नाम नहीं था, मेरा नाम था रसीद वाली आंटी। तो इस तरह से धीरे-धीरे करके हमने किया और आज इस मुकाम पे पहुँचे हैं। ग्रामीण क्षेत्र में जाते हैं और महिलाओं और बच्चों के लिए काम करते हैं और हमें बहुत संतुष्टि है अपने कार्यों से। और एक बात जो मैं आपके साथ अभी शेयर करना चाहती हूँ, अभी मैंने अपना 60th बर्थडे मनाया है और आज भी मैं क्लासिकल म्यूज़िक, कथक और उर्दू की क्लासेस जाती हूँ और सीखती हूँ। मुझे लगता है हर इंसान, स्त्री-पुरुष से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अपने लिए खुद ही करना है। अगर मुझे स्वर्ग का सुख लेना है तो कहीं न कहीं मरना पड़ेगा। उसके ऐसे नहीं कि मरना, कई चीज़ों को छोड़ना, कई चीज़ों को साथ लेके चलना। और आखिर में मैं आपको अब रिया के सामने तो क्या गाऊँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि मुझे मौका मिल रहा है, तो 2 लाइन मैं सिर्फ़ बिल्कुल, बिल्कुल। सुनाना चाहूँगी। ज़रूर। पिया संग लरे पछतानी में, पिया संग लरे पछतानी में, देखो ऐसी मद की एनी में, देखो ऐसी मद की एनी में, पिया संग लरे पछतानी में। धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद मैम आपका। और ये थी रोज़ी मैम जो हमें बता रही थी अपने सफ़र की कहानी। बहुत कम बताया इन्होंने, लेकिन बहुत कुछ है इनके पास में और वो भी जानेंगे हम।
और अब हम चलते हैं एक ऐसी महिला के पास जिन्होंने अपनी सफलता की कहानी कहाँ शुरू की और कहाँ आकर के आज जो है वो इस मुकाम पर हैं। क्योंकि देखा जाए तो वो राजस्थान से नहीं है, लेकिन अब वो राजस्थान क्या बांसवाड़ा की हो गई है और बांसवाड़ा में अपना एक नाम बना चुकी हैं। मैं बात कर रहा हूँ प्रभु की उस माया की जो ईश्वर ने बनाई है, माया मैडम की। आइए माया मैडम के पास चलते हैं और जानते हैं उनकी सफलता की कहानी। बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत जी, बीबीसी टीम और यहाँ पर बैठी समस्त मातृशक्ति, आप सबको महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बीइंग इन एजुकेशन, आज मैं उस शख्सियत को भी सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूंगी। आज लेट अस रिमेम्बर क्लारा जेटकिन, जो इस पूरे महिला दिवस की मेन लीडर थी, जिनकी वजह से आज हम इस 8 मार्च को महिला दिवस के रूप में मना रहे हैं। और उसके बाद हम याद जरूर करें अपने भारत की स्वर कोकिला सरोजिनी नायडू जी को। 13 फरवरी हम अपना नेशनल विमेंस डे मनाते हैं, तो ये 2 महिलाएं हमारे लिए एक प्रेरणा के रूप में काम करें। अब मैं आपको अगर बताऊं, आपको आश्चर्य होगा, अभी 144 वर्षों के बाद प्रयाग ने महाकुंभ देखा। और अगर मैं बात करूं तो मैं आपको बता दूं आप सबकी जानकारी के लिए कि मैं उसी प्रयाग से हूं। जन्म लेकिन मेरा कोयम्बटूर में हुआ, क्योंकि डिफेंस बैकग्राउंड से हैं, पिताजी वायुसेना में थे, तो लगभग देश के सभी कोनों में थोड़ा थोड़ा समय बिताया और मैक्सिमम स्कूलिंग जो है वो बैंगलोर में हुई। बैंगलोर, और वो भी देश का टॉप 10 स्कूल्स में एक आता है केवी हेब्बॉल, तो वहां से स्कूलिंग हुई। आपको ध्यान होगा, अगर हम अपने देश में बात करते हैं मैडम शकुंतला, और मैडम शकुंतला की जो स्टूडेंट थी, शी वाज आवर पीजीटी मैथ्स। तो आई वाज इनटू सच अ गुड स्कूलिंग, और आफ्टर दैट गुड स्कूलिंग आई वेंट टू अ कॉलेज that is not only renowned in India but in Asia, and that was Regional Institute of Education Mysore. तो मेरी जो स्कूलिंग या मेरा जो कॉलेज है वो इतने अच्छे टीचर्स के साथ में बीता। आफ्टर दैट शादी हुई, और शादी के बाद ऑल ऑफ अ सडन आई कम टू बांसवाड़ा। और जब बांसवाड़ा आए तो नेचुरल है, जैसा मेरे सभी साथियों ने कहा जो बाहर से आए हैं, एक बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज मैंने इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन देखा। पहले सोचा प्राइवेट जॉब करें, किया प्राइवेट जॉब, बट तब ऐसा एक था कि आप गवर्नमेंट जॉब में चले जाएं एंड सिक्योर योर लाइफ। तो उस प्रेशर की वजह से आई स्टार्टेड गवर्नमेंट जॉब एज अ सीनियर टीचर साइंस, एंड आफ्टर दैट बहुत, इसे आप लक कहेंगे कि जस्ट 5 साल के बाद में पीएससी ने हेडमिस्ट्रेस का एक एग्जाम निकाला, एंड वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट आई क्लियर्ड दैट एंड बिकेम अ हेडमिस्ट्रेस इन 2004। वहां से एक जर्नी स्टार्ट हुई। इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू एडजस्ट विद दीज किड्स, क्योंकि हम जिस परिवेश से आए थे उससे ये परिवेश बिल्कुल अलग था। लेकिन मन में एक दृढ़ इच्छा जरूर थी कि आई विल चेंज एवरीथिंग वन डे, और इसी कोशिश में लगे रहे कि हमारे सरकारी स्कूल के बच्चों को वो सब मिलना चाहिए, दे डिजर्व एवरीथिंग व्हाट दे गेट इन प्राइवेट स्कूल्स। और उसी मिशन मोड पे हमेशा काम किया। मैं लोगों से उनके जब व्यूज जानती हूँ तो लोग पीछे यही कहते हैं कि आप, अभी क्योंकि हम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे बैठे हैं, लोग हमारे स्कूल में आना पसंद नहीं करते हैं, 40 किलोमीटर दूर चले जाएंगे पर माया मैम के स्कूल में नहीं जाएंगे। सो इन अ वे इट्स अ क्रेडिट ऑल्सो। आई हैव नेवर कॉम्प्रोमाइज्ड विद द वैल्यूज ऑफ स्कूल में बच्चों के हितों के साथ कोई समझौता नहीं। जब हमने स्टार्ट किया था, आई हैव सीन अ चेंज। आई वाज द ओनली वुमन स्कूल में, आई वाज द ओनली वन फीमेल कैंडिडेट, और बाकी सब मेल्स थे। और धीरे धीरे ये समय आ गया कि अब बिल्कुल स्थिति बदल गई है। हमने अभी बहुत रिसेंटली रीट का एग्जाम कराया इस 27-28 को, एंड आई सॉ ऑल द फीमेल कैंडिडेट्स, यानी कि अब इनटू टीचिंग वी आर सीइंग ओनली द वुमेन। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज आया है। बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन, ये कहावत होती थी, लेकिन अब मेरे को लगता है द अदर वे राउंड इज ऑल्सो इक्वली ट्रू,
कि अब बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल वुमन देयर इज अ मैन। तो बोथ आर इक्वली इम्पोर्टेंट फॉर द सोसाइटी। आज की तारीख में दोनों मिल करके कुछ करेंगे, देयर शुड बी नो स्टीरियोटाइप्स। राइट नाउ आई हैव बीन प्रमोटेड एज डीओ। आई डोंट नो मैं मेरे को कौन सा डिस्ट्रिक्ट मिलेगा, बट जिस भी डिस्ट्रिक्ट में हम जाएंगे, मेरा तो प्रयास यही रहेगा कि वो चाहे लड़का हो या लड़की हो, एवरीवन शुड गेट इक्वल अपॉर्चुनिटी। हमें ये नहीं करना है, आजकल क्या है, हम लड़कियां लड़कियां लड़कियां, ऑल द स्कीम्स फॉर गर्ल्स, ऑल द स्कीम फॉर विमेन, एंड समटाइम्स यू नो विमेन आर मिसयूजिंग ऑल दीज पावर्स। घर में भी आप देखिए, उनको इतने सारे हम सहूलियत दे रहे हैं, तो कभी कभी उसका हम दुष्परिणाम भी देख रहे हैं। सो नाउ इट्स हाई टाइम कि हम अपने महिलाओं को ये बताएं कि आपके पास बहुत अधिकार है। आ, सर ने अभी बीच में हम जब कहीं बात कर रहे थे, परिमला मैम की बात चली, हमारी जो पूर्व आईजी मैम थी, उन्होंने हमें एक फैक्ट बताया, दैट वाज वेरी शॉकिंग। उन्होंने हमें बताया कि आज की तारीख में बांसवाड़ा, जो हम कहते हैं कि इट्स अ ट्राइबल बेल्ट, थोड़ा सा बैकवर्ड इलाका है, यहाँ पे पॉक्सो के जो केसेस हैं पूरे राजस्थान में, द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉक्सो केसेस। तो पॉक्सो में, एंड मोस्टली इसमें कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं जिनका पूरा करियर स्पॉइल हो रहा है। तो पीपल आर मिस यूजिंग देयर पास। तो ये चीजें हमें उनको बतानी होंगी, बच्चियों को समझानी होगी कि आप आगे बढ़े, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी की टांग खींचे। इफ यू आर मॉडर्नाइजिंग, मॉडर्नाइजिंग डजंट मेक अ सेंस until and unless आपके विचार जो हैं वो उस लेवल तक पहुंच जाएं। हम लोग शिक्षा के क्षेत्र से हैं, शिक्षा चाहे वो सरकारी सेटअप में हो, जैसा लता मैम ने कहा, वो प्राइवेट सेटअप में हो, शिक्षा शिक्षा है। शिक्षा के मंदिर मंदिर ही बने रहें। हमें एक ऐसी पीढ़ी तैयार करनी है, जैसा मोदी जी ने कहा है 2047, सो वी हैव टू वर्क 24/7 फॉर 2047। ये जो जनरेशन आ रही है, इसे हमें संस्कारों से युक्त करके आगे बढ़ाना है। तो अब हमारा जो अभी स्कूल है, पीएम श्री स्कूल है, जिले का पहला ये महात्मा गांधी स्कूल था, इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट हुआ। उस कन्वर्जन के बाद देयर वाज अ डाउट वेदर इट इज गोइंग टू वर्क आउट और नॉट, लेकिन हमने ये प्रूव करके बताया कि अगर हमें थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाएगा तो वी विल डू वंडर्स। और जैसा कि मैम ने भी कहा, मेरे बाकियों साथियों ने भी कहा कि अगर मौका मिले तो हर बच्चा टैलेंटेड है, हर बच्चा योग्य है, यूनिक है। मुझे याद आता है कि अमंत्रम अक्षरो नास्ति, शायद ऐसा ही कुछ कहते हैं, अमंत्रम अक्षरो नास्ति नास्ति मूलम अनौषधम अयोग्यम पुरुषो नास्ति। इस दुनिया में कोई भी पुरुष, पुरुष मतलब यहाँ पे केवल एक पुरुष या स्त्री, अयोग्यम पुरुषो नास्ति योजकस तत्र दुर्लभम। अगर उसको करने वाला गुरु मिल जाए, तो मैं कभी कभी सोचती हूँ कि मेरे को भगवान ने कितनी बड़ी एक चीज दी है कि मैं उस प्रोफेशन में हूँ, कि मैं गुरु के रूप में मुझे उसने इस दुनिया में उतारा। सो एवरी डे आई थैंक गॉड। हर दिन शाम को मैं उस ईश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे इस प्रोफेशन के लिए चुना, क्योंकि हम वो उस प्रोफेशन में है कि हम सारे, इट इज द मदर ऑफ ऑल दी प्रोफेशंस, चाहे वो कुछ भी बने, पर वो बनेगा हमसे ही होकर के। तो ये बहुत बड़ी चीज है। फिर इस दुनिया में सब कुछ है, लेकिन अगर आप में ज़ील है तो आप उसको ले लेंगे। तो मानस की पंक्तियों के साथ मैं अपना समापन करना चाहूंगी, क्योंकि प्रयाग से हूँ, और मानस की पंक्तियां वहां चलती रहती है कि सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। तो एनी जितनी भी महिलाएं मातृशक्ति यहाँ बैठी हैं, वो इसलिए बैठी हैं कि उन्होंने अपने आप पुरुषार्थ को सिद्ध किया है, दे हैव प्रूव्ड देमसेल्व्स। और इसी तरह से कई अन्य महिलाएं हैं, ये तो ठीक है हम गिनती के यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन देयर आर मेनी मोर एंड दे नीड द रिकॉग्निशन। तो मैं धन्यवाद दूंगी बीबीसी का कि आपने हमको जो रिकॉग्नाइज किया, इसी तरह से आप कई ऐसी महिलाएं हैं जो अभी भी आपके इंतजार में हैं। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद माया मैम। और हम लोग बीबीसी राजस्थान का यही उद्देश्य लेकर के चलते हैं कि बांसवाड़ा और वागड़ की जो प्रतिभाएं हैं उनको हम आगे लेके चलें। और बहुत ही खूबसूरत बात बताई माया मैम ने कि पुरुष और प्रकृति, शिव और शक्ति का सामंजस्य ही हमारे जीवन को सफल बना सकता है। तो जितना महत्वपूर्ण हिस्सा
स्त्रियों का है, उतना ही महत्वपूर्ण हिस्सा पुरुषों का भी है और दोनों के सामंजस्य से ही हम सृष्टि को सुंदर बना सकते हैं। अब इस कार्यक्रम की अंतिम कड़ी में 10 मिनट आपकी ओर लूँगा। मैं प्रणय कोठारी जो हमारे बीबीसी टीम के सदस्य हैं, मैं उनको आमंत्रित करना चाहूँगा। तो प्रणय जी बताइए, क्या ऐसा विषय है जिसके ऊपर हम आज ओपन डिस्कस करेंगे, महिलाओं से चर्चा करेंगे और क्या बात करना चाहते हैं? जनरली मैं देख रहा था कि बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरीज हैं यहाँ पे। इनफैक्ट बहुत से पॉइंट्स हैं जिसमें मुझे बात करनी थी, वो सारे ऑलरेडी कवर हो चुके हैं। मैम ने जैसे बताया कि आजकल डेफिनेशन उल्टी भी हो गई है कि बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल वुमन देयर इज अ मैन, देयर इज नॉट अ मैन, मतलब देयर इज अ सपोर्ट ऑफ द मैन। तो इसी इसी टॉपिक्स पे एक्चुअली कुछ विचार हैं जो मैं आपके बीच में छोड़ना चाहता हूँ, एंड इट्स एन ओपन फोरम। उसके बाद में आपका उस पर क्या व्यू है, आप प्लीज़ जो शेयर करना चाहे प्लीज़ कीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि हमें सक्सेस या फेलियर को मेजर करने से पहले ये समझना पड़ेगा, जैसे सक्सेस तो सक्सेस है, चाहे मेल की हो चाहे फीमेल की हो, लेकिन क्यों हम फीमेल सक्सेस को ज़्यादा सेलिब्रेट करते हैं? एक पॉजिटिव चीज़ है कि हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन मेरा पर्सनल इसमें विचार ऐसा है कि हम उसे ज़्यादा सेलिब्रेट क्यों कर रहे हैं? क्या हम उन्हें केपेबल नहीं मान रहे हैं, या हम ये मान के चल रहे हैं कि उनकी लाइफ में इतनी डिफिकल्टीज आने के बाद में भी वो कर पा रहे हैं, इसलिए शायद हम उनकी सक्सेस को ज़्यादा मान रहे हैं? तो इस टॉपिक पे मैं चाहता हूँ आप लोग प्लीज़ कुछ कंट्रीब्यूट कीजिए कि ये किस वजह से इस चीज़ को दरअसल ज़्यादा महत्व दी समाज जा रही है। में जिस तरह का माहौल है या जैसे महिला सशक्तिकरण को लेकर के एक लंबा आंदोलन चला या लंबा दौर चला, तो कहीं ऐसा तो नहीं हो गया कि पुरुष अशक्तिकरण हो गया? तो इस विषय पर अगर मैं इस पे दो बातें कहना चाहूंगी। देर आर टू रीजंस टू सेलिब्रेट मोर विमेन सक्सेस। पहला, कि इट बिकम्स अ रोल मॉडल फॉर अदर विमेन्स, बिकॉज आप कितना भी कह लीजिए, स्टिल द सिचुएशन फॉर विमेन इज नॉट सो गुड जितनी होनी चाहिए। अभी भी हम उस लेवल तक नहीं पहुंचे। वी आर ऑल लकी कि हम लोग उस लेवल तक पहुंच गए। वी हैव स्ट्रगल्ड अ लॉट। हमारी ये जो नई पीढ़ी है उसको उतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ा। द नेक्स्ट जनरेशन, उसकी स्ट्रगल और कम हो जाएगी। बट मैंने कहा पहला रीजन ये है कि आप, ताकि दूसरे मोटिवेट हो जाए, और दूसरा रीजन ये हो रहा है कि आपके सेलिब्रेट करने से जिसके लिए आप कर रहे हैं ना, वो और बूस्टअप हो जाता है, तो उसको भी खुशी होती है। द वर्क गेट्स द रिकॉग्निशन कि भाई हमारे काम को किसी ने देखा। इससे पुरुष का अशक्तिकरण नहीं हो रहा है, उनको भी इस खुशी में शरीक हो जाना चाहिए या शामिल हो जाना चाहिए, क्योंकि एक की खुशी में दूसरे को शामिल होना बहुत जरूरी है। जो अभी चर्चा प्रणय जी ने करी, इसको मैं बहुत पीछे टाइम से लेके जाना चाहती हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है। अपना पुराना सनातन धर्म था, उस टाइम स्त्रियों की स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी थी। अपने मैत्री थी, गार्गियाँ थी, ये सब बहुत विदुषियाँ थी। तब स्त्री और पुरुष दोनों को बराबर का अधिकार मिलता था। फिर कुछ समय बाद मुगल काल आया, तो मुगल काल कुछ इस तरह का था, मतलब मैं किसी धर्म को लेके नहीं कह रही हूँ, अभी जर्नल एक बात चल रही है। तो वहाँ स्त्रियों को पर्दे में कर दिया। हमारे सनातन धर्म में कभी भी पर्दा प्रथा नहीं थी। कोई भी जो हमारी देवियां हैं, किसी ने भी कभी किसी पर्दे में नहीं देखा होगा। तो मुगल काल में पर्दे में आई, स्त्रियां बहुत दब गईं। तो थोड़ा थोड़ा चेंज आता है। उस टाइम स्त्री पुरुष बराबर थे, फिर स्त्रियां दब गईं, फिर एक ऐसा दौर आया पुरुष थोड़ा ज्यादा डोमिनेंट हो गया। फिर उस दौर के बाद एक ऐसा दौर आया कि स्त्रियों को ऊपर लाते हैं। ये शायद एक जनरल सोच थी। तो उसी लिए अब स्त्री सशक्तिकरण पे ज्यादा चल रहा है। अब मुझे लग रहा है कि वापस से एक ऐसा दौर आ रहा है जहां स्त्री हावी हो रही है पुरुष पर, और वो पुरुष पर हावी नहीं हो रही है। इस मैटर में मैं ये कहना चाहती हूँ कि पुरुषत्व पाने की होड़ में कहीं खो न देना अपना स्त्रीत्व, क्योंकि पुरुष के पुरुषत्व से कहीं बड़ा है स्त्री का स्त्रीत्व। तो अपने जो मूलभूत कुछ विशेषताएं हैं वो पुरुष में कभी नहीं आ सकती। तो पुरुष मत बनो, स्त्री और पुरुष को अलग रखो और बराबर चलो। देखिए, मैंने जैसे मेरे उसमें अपनी जर्नी जब बताई थी तब भी कहा था कि कुछ महिलाएं पुरुषों की तरह हैं और कुछ पुरुष महिलाओं की तरह हैं समाज में। तो दोनों तरह की ये एक सोच है, मुझे लगता है। कोई पुरुष या महिला ऐसे कोई, मुझे लगता है एक सोच है। हमारे इर्द गिर्द हम देखते हैं कि कई बार कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जो आपसे असुरक्षित हैं, जेलस हैं, या मतलब उनमें वो इमोशंस ज्यादा हैं। क्यों क्यों ज्यादा हैं? क्योंकि उनको हमेशा ये बताया गया है कि ये आपकी प्रॉपर्टी है। आप, मतलब ये कुछ कुछ चीजें हैं जो आपका हक है, आपकी प्रॉपर्टी है। और पुरुषों को भी ये लगता है कि ये मेरी प्रॉपर्टी है, या मतलब इस तरह का कुछ एक चलन है।
कुछ जहाँ पे एजुकेशन अभी भी कम है, या कह दीजिए कि एजुकेशन का भी कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन ऐसी सोच है। जब मैं देखती हूँ कि ऐसा डिसिप्लिन या ऐसा कठोर डिसिप्लिन घर में था, तो क्यों था? सेफ्टी को लेकर, गर्ल्स की या फीमेल्स की सेफ्टी को लेकर था। पेरेंट्स को जब कभी इस तरह का अ, कोई लिमिट्स या कोई बाउंडेशन बच्चियों के लिए किया था, तो सेफ्टी को लेकर था कि आप सेफ रहो, क्योंकि तब ये माना जाता था कि आप अपनी खुद की सुरक्षा आप खुद नहीं कर पाओगे। और कई बार हम ऐसे केसेस भी देखते हैं कि जहाँ पे फीमेल्स के साथ ऐसा हो जाता है। तो ये एक सेफ्टी को लेकर के था कि आप अकेले मत जाओ, आप बाहर मत निकलो, आप जॉब मत करो या इस तरह की चीजें। लेकिन अब जो इतनी अवेयरनेस आ गई है समाज में, तो हमने ये भी देखा है कि कुछ आपके कुलीग्स भी होते हैं, तो मेल आपके साथ में कुलीग्स हैं, तो वो समझते हैं चीज़ों को, हेल्प करते हैं कई बार, और कई बार फीमेल्स भी आपको हेल्प करती हैं। पर एक ये एक पूरा एक एटमॉस्फेयर है, एक वातावरण है, और कहीं पे ये चीज़ें नहीं होती हैं। तो ये मिला-जुला सा एक वो है, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन अब जैसे मैडम ने कहा कि महिलाओं को जब पता लगता है कि उनको इतने अधिकार प्राप्त हैं, तो वो उसका मिसयूज़ भी करती हैं, करने लगी हैं। लेकिन फिर भी मैक्सिमम घरों में अभी भी ये कहा जाता है कि रोटी बनाना, घर का काम करना, ये आपकी प्रायोरिटीज़ हैं। लेकिन हम ये देखते हैं कि जैसे मैं हूँ, तो मेरा एक बेटा ही है, पर मैं जब भी लंच में घर जाती हूँ, तो वो ही चाय बनाता है। चाय हमारी फिक्स है कि वो ही बनाएगा, हम सब घर में लंच में जब इकट्ठे होते हैं। तो ऐसा अब नहीं रहा है, मुझे ऐसा लगता है अब ये चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। तो जहाँ पे इस तरह की विचारधारा नहीं पहुँच पाई है, आपने जो ये प्रोग्राम रखा है आज, मुझे लगता है ये घर-घर तक पहुँचेगा, और वो महिलाएँ जो हमसे भी ज़्यादा अचीव कर रही हैं या कुछ अनटच्ड बैठी हैं, जिनको एक्नॉलेज नहीं किया गया है, वो भी निकल कर आएँगी। तो इसीलिए वुमेन्स डे सेलिब्रेट करने का मेरा मकसद है, ऐसा मुझे लगता है। एक और विषय जो इन दिनों देखने में आता है कि जैसे क्या है ना कि हम जब रिश्ते की बात करते हैं, लड़की के रिश्ते की बात होती है या लड़का-लड़की के रिश्ते की बात होती है, तो पहले चलता था दहेज, ठीक है? कि भई लड़की वाले कितना देंगे? लड़की में जो है वो चूल्हा-चौका और घर का काम आना चाहिए और उसके लिए फिर जो है वो लड़के की क्या कैपेबिलिटी है उसके हिसाब से दहेज। अब जो समाज में देखा जा रहा है, एक उल्टा मामला चल गया है। क्योंकि पहले क्या होता था लड़की वाले देखते थे कि परिवार कैसा है। अब देखते हैं कि लड़का कमाता कितना है, उसके पास गवर्नमेंट जॉब है कि नहीं है। तो अब जो ये एक नया विषय चल पड़ा है और जो लड़के और लड़कियों की एज बढ़ती जा रही है लेकिन शादियाँ नहीं हो रही। तो इस विषय पे आप क्या कहना चाहेंगी? यहाँ से सर उनकी शादियाँ नहीं हो रही ऐसा नहीं है, वो अपनी मर्ज़ी से नहीं कर रही है, क्योंकि वो हाँ। इंडिपेंडेंट है। उन्हें पता है कि मुझे कैसा जीवन साथी चाहिए, मैं किस तरीके से ज़िंदगी जीना चाहती हूँ। अगर मुझे वैसा जीवन साथी मिलता है, तो ही मैं शादी करूँगी। क्योंकि बहुत सवाल आता है मेरे जिस परिवार में मैं ही एक ऐसी लड़की हूँ जो 31 साल की होने के बाद भी शादी नहीं की है। तो ये सवाल बहुत उठता है कि आजकल की लड़कियाँ अगेन, कि आजकल की लड़कियाँ शादियाँ क्यों नहीं करती है इतनी जल्दी? तो उसका एक जवाब ये है कि हमने ना बहुत सालों से अपनी माताओं को, अपने परिवार की औरतों को ना इतना सप्रेस होते हुए देखा है, अपने सपनों को दबाते हुए कि रोटी भी बनानी है। मेरे घर की सारी महिलाएं काम करती, सारी गवर्नमेंट जॉब में, लेकिन सब ये वो वाली बात हो गई कि चांद पे तो जाएगी लड़की, लेकिन चाय पराठा बना के जाएगी। ये वो वाली बात है। ये सब करते हुए देखा है। मेरी मम्मी ने खुद मुझे सारे सपने पूरे करने की आज़ादी दी, लेकिन पहले मुझे पूरा बहू मटेरियल बना दिया। वो भैया को नहीं सिखाया। तो जितना वो मेरे लिए कर सकी, उन्होंने मुझे आज़ादी दी सपनों को पूरा करने की, लेकिन अभी भी उनका जो स्टीरियोटाइप उनके दिमाग में जो डाला गया है, वो तो इतना नहीं क्लियर कर पाई। अब वो जनरेशन बाय जनरेशन धीरे-धीरे कम होता जाएगा। हाँ, अब मैं कुछ कहूँ, सबसे पहले तो जो प्रणय ने ये प्रश्न किया, इससे मैं बहुत खुश हुई, क्योंकि ये प्रूफ है कि महिला सशक्तिकरण हो रहा है, इसीलिए ऐसा प्रश्न इनके दिमाग में आया। और दूसरा देखो, अभी प्रीति ने कितनी अच्छी बातें, प्राची ने बहुत अच्छी बात कही कि इस तरह से अपने घर की बात को बाहर निकाल के लाने का साहस करना बहुत अच्छी बात है बेटा, मैं इससे बहुत खुश होती हूँ, क्योंकि उदाहरण हम पेश करते हैं, लेकिन हम दूसरों का उदाहरण पेश करते हैं, अपने घर की बात बाहर नहीं निकालते हैं, और वो उदाहरण कुछ काम नहीं करता। जो मेरे ऊपर है वो मैं बाहर निकालूंगी तो ही काम करना है।
तो मैं इन दोनों से बहुत ज़्यादा खुश हुई, इनके आंसर से और इनके प्रश्न से। हाँ, मैं एक छोटी-सी बात कहना चाहूँगी कि मुझे शौक है लघु फ़िल्में देखने का, तो अब मैं इनकी फ़िल्में देखूँगी जा कर के। मैंने नाम सुना था, बट अब मैं सब कुछ देखने वाली हूँ, ठीक है? और अभी-अभी रिसेंटली एक मूवी आई है जो ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म पे रिलीज़ हुई है मिसेज़ करके, ठीक है? सिर्फ़ इतनी सी बात कहूँगी, आपके सवाल का जवाब देना चाहती हूँ, वो ये है कि जब ये इस तरह की मूवीज़ बनना बंद हो जाएँगी, एक्चुअली महिला दिवस वो होगा। क्योंकि हर दिन महिला दिवस है ये तो हमको पता है, बट आज भी उसी सब्जेक्ट्स पे मूवी बन रही हैं। हमने अपने बच्चों को मोबाइल दिए, अपनी बच्चियों को आजादी दी बाहर जाने की, हमने सब कुछ किया। जैसे प्राची ने बोला बहु मटीरियल बनाया, तो बेटा वो बहु मटीरियल नहीं है, वो ऐसा है कि चाहे बेटा हो या बेटी किचन में काम सबको आना चाहिए। आपके साथ ये चीज हुई कि भैया को नहीं सिखाया। हाँ, आई एम वेरी हैप्पी कि मुझे काम आता है, कि मैं हाँ, सेल्फ लेकिन एफिशिएंट हूँ, आप लेकिन अपना भैया को नहीं पार्टनर, सिखाया। आप अपना जो पार्टनर ढूंढ रहे हो ना, वो भी बहु मटीरियल होना हाँ, चाहिए, एग्जैक्टली। ठीक है? एक ये नाम है बहु मटीरियल, लेकिन ये है नहीं एक्चुअली। खाना बनाना सबको आना सबको आना चाहिए, चाहिए। ठीक है? मैं अपना बताती हूँ कि मेरी मदर ने, मेरा भाई मुझसे 13 साल छोटा है, मेरे मदर ने उनको बहुत सारे काम सिखाए। क्यों सिखाए? उस समय उनकी ये सोच थी कि तुम मेरे इकलौते हो, ठीक है? बहू कैसी आएगी मुझे नहीं पता, लेकिन तुम्हें ये होना चाहिए कि अगर मैं बीमार हूं तो तुम मुझे खाना बना के खिला सको, ठीक है? तो वो सोच मेरे अंदर जब आती है ना, तो मुझे ऐसा लगता है मेरी तो 2 ही बेटियां हैं, जवाई आएंगे ठीक है, जो भी है, लेकिन मेरी बच्चियों को भी ऐसा है ना कि मैंने, मेरी छोटी बेटी जो है वो बहुत ही छोटी थी, किचन स्लैब तक भी नहीं पहुंचती थी, तब से वो खाना बनाना सीख गई थी। अच्छा, इसमें ऐसा है कि मैंने नहीं सिखाया, ये शौक होता है और मैं ऐसा मानती हूँ। एक एक बात याद आ रही है जो बोलना चाहूंगी। आपने सुना कभी किसी महिला ने इसलिए हड़ताल की हो कि मैं खाना नहीं बनाऊंगी? सुना कभी ऐसा? कहीं लिखा हो ऐसा? या उस महिला के पीछे 10 महिलाएं और जुड़ी हों कभी? कभी नहीं है ऐसा, क्योंकि ये इनबिल्ट है, ये इनबिल्ट है हमारे अंदर। हम बाय डिफॉल्ट जैसे भी माने, लेकिन वो है। और छोटी मोटी सास पति भी होता है ठीक है? और ये चीजें ग्रंथों से निकल के आई है कि शिव को अर्धनारीश्वर कहा गया है, ठीक है? तो वो अर्धनारीश्वर है, और पुरुष मान ले कि महिला दिवस मनाना जरूरी नहीं है, साथ लगना जरूरी है, उम्मीदें उनकी पूरा करना जरूरी नहीं है, उनके साथ उम्मीद बनना जरूरी है उनकी, तो वो बेटर रहेगा। तो फिर मिसेस जैसी मूवीज नहीं बनेंगी, ठीक है? अब आप स्टार्ट करो, उससे पहले इस पैनल पे माइनॉरिटी होना कैसा फील होता है मुझे अभी मालूम पड़ रहा है, बट कुछ चीज़ें मैं ज़रूर आपसे कहूँगा, इसी सवाल से रिलेटेड ही है, इसलिए बीच में बोल रहा हूँ कि हम बराबरी की बातें करते हैं, हम शक्तिकरण की बात करते हैं, बिल्कुल सही है, और मैं तो बहुत बड़ा बिलीवर भी हूँ, इस चीज़ को होना भी चाहिए। लेकिन जहाँ नेचुरल एबिलिटीज की बात आती है, जैसे बहुत छोटी बात बताता हूँ, आपने सबने महसूस किया होगा कि कोई चीज़ घर में पुरुषों को नहीं मिलती है और आप जाएंगे तो वही पड़ी हुई मिलेगी, तो ऐसा क्यों होता है? आप सोच सकते हैं इस बारे में? अभी की बात बताऊं आपको, अभी का लेटेस्ट उदाहरण मैं देती हूँ। मेरी एक फ्रेंड है, उनकी बच्ची की शादी हुई है, ठीक है? हस्बैंड वाइफ दोनों रिसेप्शन के वेरी सेकंड डे उनकी सास ने उनको पूना काम करते, वो दोनों पूना शिफ्ट कर दिया है, ठीक है? तीसरे या चौथे महीने में मेरी फ्रेंड और उनके हस्बैंड पूना गए, ठीक है? बहू कहाँ है, मतलब बेटी कहाँ है? बेटी जॉब पे गई है, हस्बैंड ने वर्क फ्रॉम होम लिया हुआ है क्योंकि बेटी को खाना बनाने का इतना नॉलेज नहीं है, और वो गई है तो उन्होंने उनके लिए, मतलब वो तो उनके जवाई होते हैं ना, उन्होंने उनके लिए बहुत अच्छा खाना बना के रखा है। और एक्चुअली ये चेंजेस आ रहे हैं कि उस बच्चे को सब पता है किचन में क्या है क्या नहीं है, बट ठीक मैं है? थोड़ा सा डिसएग्री इसलिए करूंगा क्योंकि वो किस्सा आप तक आया है, मतलब वो उस चीज किस्सा को उस तक सेलिब्रेट आया किया है, गया है, राइट? उसको जो सेलिब्रेट नहीं होना वो चाहिए। सेलिब्रेट नहीं होना चाहिए, ये राइट? किस्सा अगर बिल्कुल नॉर्मल होता तो ये आप तक आता ही नहीं, आता ही पहली नहीं। चीज। लेकिन मुझे ऐसा लगा, मुझे ऐसा पता चला, तब मैं आपको ये बता पा रही हूँ ना कि ये चीजें हो रही है और ये चेंजेस हैं, और दोनों
ऐसा नहीं है कि बच्ची को नहीं आएगा या नहीं कुछ करना है, वो बच्ची करती है, सब कुछ है, बट ज्यादा इंटरेस्ट किसका है? सारी बात इंटरेस्ट पे है आजकल। किसको किचन का काम आ रहा है? सबसे ज्यादा अच्छे शेफ पुरुष हैं, ठीक है? तो हम इस चीज को ऐसे नहीं कह सकते कि महिलाएं ही किचन में काम करेंगी, नहीं। आपने पुरुष मूवी की बात की, जी, मुझे भी एक मूवी याद आ रही है, की एंड का। की अगर एंड आपने का, देखी हो, बिल्कुल। वो उसमें उस की हस्बैंड एंड, जो है वो होम मेकर है बिल्कुल और वाइफ जो है वो जॉब करती है। बिल्कुल और मतलब इस तरह की मूवी भी बन रही है, सिर्फ ऐसी नहीं बन रही जैसी आप बता रही ये हैं। की एंड का जब बनी थी तब कितनी कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई थी। हाँ, मतलब मैं शौकीन हूँ मूवीज देखने की और उसके बारे में बात करने की। एक एक सेकंड, मैं एक बात कहना चाहूंगी। मैं जितनी भी चर्चा सुन रही हूँ ना, मुझे लगता है सिर्फ नॉर्थ की ही बात हो रही है। साउथ में जाके देखिए, मेरी बहू मल्लू है, तो मैंने साउथ का कल्चर देखा है, एकदम बराबर, कहीं कुछ फर्क, उनको चर्चा करने की जरूरत नहीं है। स्त्री पुरुष में कौन बड़ा कौन छोटा कौन कैसा, चर्चा की ही जरूरत नहीं। असली इक्वालिटी जो दिखती है ना, और स्त्री पुरुष के अलावा बड़ा छोटा, मतलब स्टाफ भी वही है, एक ही टेबल पे बैठ के पहले हम खाना खा रहे हैं, सगा संबंधी खा रहे हैं, फिर वहीं पे स्टाफ कर रहा है, सेम बोतल से खाना खा। तो वहां मुझे लगता है इस महिला दिवस, मुझे नहीं लगता उधर कैसे मनाते हैं कि करते हैं। मुझे, हाँ, मुझे कुछ ऐसा नहीं, मैं ऐसे बता रही हूँ, स्त्री पुरुष तो उधर भी है ना, तो अपन उनकी भी बात करो, वो आराम से खाना वाना कुछ बनाते, कुछ ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। गोल्डी भैया, मैं आपने जो पहला प्रश्न बोला था, उसके लिए मैं थोड़ा सा चर्चा का विषय डाल रही हूँ कि हमारे जैसा प्रीति जी ने बताया, अर्धनारेश्वर है ना, तो हर व्यक्ति में एक पुरुषपन भी है और एक स्त्रीपन भी है। कौन सा गुण किस व्यक्ति में है और किस समय वो उसको उभारना है, वो बहुत वैल्यू करता है। कई बार आप देखिएगा, जहां पर हमको, लेडीज की बात कर रही हूँ, अगर लेडीज है या जेंट्स है, अगर हमको वहां पर आदमी का रोल करना होता है तो वहां पर करते हैं। वही काम अगर जेंट्स है तो उसको भी कई बार लेडीज का काम भी करना होता है। तो हम इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये तो गलत है। दीदी ने जैसे बताया, बिल्कुल सही बात है कि नॉर्थ में ये चीज ज्यादा है। बाकी आप साउथ में जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि बंदा कहाँ काम कर रहा है और कहाँ जॉब कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे का मिक्स मैच कर रहे हैं। जी। रिसेंटली अभी मेरी बेटी की शादी हुई है, और मतलब उसको, क्योंकि 12th के बाद से वो बाहर थी, तो उसको घर में काम करना आ रहा था। तो कई बार उसकी पीजी वाली जो मैम थी, वो उसको कॉपरेट नहीं करती थी। तो उसने मुझे एक बात बहुत अच्छी बोली, मम्मी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं इतनी सांसों से गुजर चुकी हूँ कि मेरे को अपनी सांस को हैंडल करना अच्छे से आ जाएगा। पर कोइंसिडेंटली उनकी सांस भी उसको इतनी अच्छे से मिली कि उन्होंने आते ही कि नहीं, ये लोग जॉब करेंगे दोनों, तो कोई ऐसी जरूरत नहीं है। उन्होंने अपने आप से 3 सर्वेंट रख लिए और आराम से लाइफ चल रही है। तो ऐसा नहीं है कि, मतलब हम लोग सोचते हैं, बट महिला दिवस सिर्फ एक नाम है। और एक और बात पे मैं चर्चा करना चाहूंगी कि हम ज्यादा पढ़ा लिखा करके बहुत ज्यादा कर रहे हैं, इस बात में अपनी वैल्यूज को नहीं भूलना चाहिए। मेरा ये मानना है कि आप चाहे कितने भी बड़े हो या कितना भी, आपको उसका ध्यान रखना है। आपसे कितने हम उम्र है, कितने बड़े हैं, वो चीज पे बहुत ध्यान रखना जरूरी है ना। बाकी तो सब चीज हो जाती है, और लाइफ में ऐसे ही लोग मिलेंगे, हमें चलिए हैंडल करना आना चाहिए। चलिए चर्चा अपने अंत पे आ गई और अंत में पुनः विषय पे आ गई कि हम बात कर रहे हैं अपने संस्कारों की, अपने वैल्यूज की। और वैल्यूज यही कहते हैं कि इस पूरे ब्रह्मांड में निर्माण करने की शक्ति केवल 2 ही लोगों के पास है। एक ब्रह्मा जी के पास है और एक महिला के पास है और एक नारी के पास है, जो सृष्टि कर सकती है, जो इस सृष्टि को चला सकती है। और ये बातें तो चलती रहेंगी, ये ऐसे विषय हैं क्योंकि हम लोग जिस सनातन संस्कृति से या जिस सभ्यता से आते हैं, वहाँ संयुक्त परिवारों का बहुत महत्व होता है। और जो विषय आजकल चल रहे हैं, ये न्यूक्लियर फैमिली ज़्यादा बनाते जा रहे हैं। तो इसलिए इन विषयों पर चर्चा करना आवश्यक है, इन विषयों पर जो है वो बात करना आवश्यक है। और इसीलिए हमने ये विषय छेड़ा है और ये विषय हम आपके लिए भी छोड़ के जाते हैं। आप भी इन विषय को अपने घर में चर्चा करें, अपने लोगों के साथ बैठें, बात करें, अपने घर की महिलाओं को समझें, उनसे बात करें, उनसे जानें और इन विषयों को आगे जाकर कैसे हम समाज को और अपने इस परिवारों को संयुक्त बना के रख सकें। क्योंकि रिश्ते टूटते हैं ना जब, तो दर्द सबसे ज़्यादा महिला को होता है क्योंकि वो बनाती है। इसलिए रिश्तों को जोड़ने का काम करें, महिलाओं के गुण जो अच्छे हैं उनको अपने जीवन में सीखें। और ये जो बातें हैं चलती रहती हैं, बैक बाइटिंग, ये वो सारी चीज़ें, हमने आज बहुत सारी बातें सुनी। और अंत में सिर्फ अपना एक छंद पढ़ करके इस कार्यक्रम को संपन्न करना चाहूँगा कि शोलों की ही बेटी हूँ मैं, शोलों की ही बेटी हूँ मैं, अगन की पेटी हूँ मैं,
तीलियों में ताप लिए दीपक जलाती हूँ, मन को जलाने वाले शब्द भेदी बाण तेरे, मैं तो खुद अपने ही तन को जलाती हूँ कि आग से डराओ ना मैं, बारूदों के ढेर में ही पल कर बड़ी हुई, आग से डराओ ना मैं सबको बताती हूँ कि राख ही नसीब तेरा, राख ही नसीब मेरा, चूल्हा भी जलाती हूँ मैं, चीता भी जलाती हूँ, चूल्हा भी जलाती हूँ मैं, चीता भी जलाती हूँ। एक बार फिर से आप सबको महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरी सहयोगी हिना जैन, प्रणय कोठारी, सुभाष जी मेहता, कृतिक मेहता और पूरी टीम की ओर से आप सभी को पुनः महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और महिलाओं के इसी शक्ति सामर्थ्य को हम केवल एक दिन नहीं, पूरे जीवन सेलिब्रेट करें, ये संकल्प लें। और इसी संकल्प के साथ आपका एक बार पुनः धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो महिला दिवस के इस विशेष परिचर्चा और विशेष कार्यक्रम के बाद में हम आ गए हैं कार्यक्रम के अंत में। और बीबीसी राजस्थान की ओर से आज हमारे कार्यक्रम में शरीक हुई कुछ प्रमुख महिलाओं को हम ओह वुमनिया अवार्ड से सम्मानित करना चाहते हैं। तो आइए सबसे पहले बुलाता हूं मैं सिंगर रिया उपाध्याय को, वे आए और अपना सम्मान प्राप्त करें। रिया उपाध्याय, कुछ तालियां हो जाएं। हाँ, मैं इसी कड़ी में जो है वो प्राची उपाध्याय को बुलाता हूं कि वे भी आए और अपना सम्मान प्राप्त करें। प्राची उपाध्याय, मैं लता कोठारी जी को आमंत्रित करता हूं कि वे आए और अपना सम्मान प्राप्त करें। मैं माया मैम को आमंत्रित करता हूं कि वे भी आए और अपना सम्मान प्राप्त करें। डॉक्टर वनीता त्रिवेदी मैम, वे भी आए और अपना सम्मान प्राप्त करें। बबीता माहेश्वरी मैम, विनीता जोशी मैम, संगीता गुप्ता मैम, प्रीति शर्मा मैम, रोजी केडिया मैम, हिना जैन, डॉक्टर कीर्ति आचार्य।